सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी सुपर 30 मॉडल पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 4 है उसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और ये सुपर 30 मॉडल पेपर सीरीज की, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, वनपाल बनने में नींव का पत्थर है वो साबित होने वाली है। तो आपको इस पेपर सीरीज के जो पेपर्स मैं पढ़ाता हूं उनके वीडियोज आपको कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखना है। आपका चयन निश्चित हो जाएगा अगर ये पेपर सीरीज आप ढंग से देख लेते हो। तो देखो, आप ज्यादा समय नहीं लेते, अपन शुरू करते हैं अपने आज का ये पेपर। और आज के इस पेपर में हम मॉडल पेपर नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको अवगत करा दिया, बता दिया, तो पढ़ लेते हैं। पहला ही प्रश्न करंट से संबंधित, अपने 15 प्रश्न करंट से संबंधित आने वाले हैं। तो पहला ही प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान कहां से शुरू किया है? ये प्रश्न पक्का आएगा, 100% आपके आएगा भाई। चलिए मैं बताता हूं, इसके बारे में तथ्य बात करते हैं। तो इन्होंने आपका आंसर आ जाएगा राजस्थान से किया होगा सर, लेकिन नहीं, ये आपके पास दिल्ली से शुरू हुआ है। अब देखिए, थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ क्या है, कौन सी बातें याद रखनी है। देखो, राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान की वास्तविक शुरुआत भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए इस एचपीवी का पूरा नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की योजना केंद्रीय बजट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत नई दिल्ली से की गई है। तथ्य कौन से याद रखने हैं? एक तो आपको ये उम्र याद रखनी है, कौन सी बालिकाओं के लिए शुरू किया गया? 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए। कहां से? दिल्ली से। संस्था अपने पास एक तो केंद्रीय बजट से हुआ है ये, और एक अपने पास ये जो एनएचएम है ना, इसका नाम याद रखना। इस संस्था का नाम पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके बाद में बात करें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 को कहां आयोजित किया गया? तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो जयपुर में आयोजित किया गया भाई। अपने पास राज्य स्तरीय कार्यक्रम मोस्टली लगभग जो बड़े होते हैं वो जयपुर में होते हैं, लेकिन ऐसे तुक्का नहीं लगाना है। अब बात करें, अपने पास राष्ट्रगीत है वो लिखा किसने वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो इसके अब 150 वर्ष पूरे हुए तो अपने पास क्या है, ये कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद में बात करते हैं जल संचयन और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन श्रेणी में के लिए राजस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में कौन सा स्थान मिला है? बढ़िया प्रश्न है, पूछ सकता है। आप करोगे प्रथम, लेकिन प्रथम नहीं मिला है भाई, इसको मिला है द्वितीय स्थान। कौन सा? तो प्रथम पे कौन रहा फिर? तो प्रथम पे आपके पास उड़ीसा रहा है। क्या रहा है? उड़ीसा रहा है। तो ये याद रखना भाई दोनों नाम। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को मिलने वाले ऋण के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? ये गलत तथ्य वाले भाई आप लोगों को बहुत ही समझ के करना है, आप पक्का गलत करके आओगे। देखो, इसके तहत आपके पास क्या है, इसके तहत थोड़ी सी बात करते हैं, देखो चर्चा करते हैं। ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख निर्धारित की गई है, बिल्कुल सत्य बात है। इस ऋण पर 50% ब्याज अनुदान दे है, इसके बारे में चर्चा करते हैं अभी। योजना के लिए 1000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया, सत्य बात है। ऋण के साथ मार्जिन मनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है, ये भी सत्य बात है। इसमें थोड़ा सा ये गलत है भाई कि इस ऋण पर जो है 50% ब्याज है वो अनुदान दे है ना, बिल्कुल नहीं। देखो, अनुदान तो होता है लेकिन ये 8 से 10% ही होता है, 50% कोई स्कीम पर अनुदान दे नहीं है, बस। तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में प्रदर्शित राजस्थान की भव्य झांकी की थीम क्या थी? ये बताओ भाई, ये बढ़िया प्रश्न पक्का आएगा, गारंटीड है। तो देखो, राजस्थान मरुस्थल की स्वर्ण धारा, राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण द्वार और राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण कलश। तो इसमें अगर मैं बात करूं, ये चारों बताऊंगा मैं, आपका आंसर होगा राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। आपका आंसर तो ये है। अब देखो, सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान मरुस्थल की स्वर्ण धरा क्या है? तो ये थीम मरुस्थल की भूमि को स्वर्ण सोने जैसी दर्शाने पर आधारित है, जो प्राकृतिक सुंदरता को दिखाती है। पहली बात ध्यान में रख लेना कि अपने पास प्राकृतिक क्या है, भूमि को स्वर्ण जैसी दिखाने या प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए कौन सी थीम है? तो वह है राजस्थान मरुस्थल की स्वर्ण धारा। अच्छा, इसमें बात करें स्वर्ण स्पर्श, मैंने बता दिया भाई, ये इस थीम में मरुस्थल की रेत संस्कृति और विरासत के स्वर्ण स्पर्श को दर्शाया गया, जो झांकी की मुख्य थीम रही थी। याद रखना। अब
अच्छा, स्वर्ण राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण द्वार है, ये अपने पास राजस्थान में प्रवेश द्वार, यह मरुस्थल के पर्यटन के प्रवेश द्वार के रूप में प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करने की अवधारणा है, तो याद रखना भाई। अच्छा, राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण कलश क्या है, तो यह थीम मरुस्थल को समृद्धि और परंपरा के प्रतीक कलश के रूप में दिखाने पर आधारित है। तो चारों थीम के बारे में मैंने बात बता दी है भाई। नेक्स्ट बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित लोकतंत्र चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 में अपने पास राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा किस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए थे या किए गए हैं? चुनाव और मीडिया के लिए मतदाता जागरूकता नहीं, ये थोड़ा सा क्रम चेंज हो गया, बाकी शब्द यही है। चुनाव, मीडिया और मतदाता जागरूकता, ये क्रम सही है, बाकी इसमें ये जो क्रम है ना, ये गलत है भाई। बाकी ये ध्यान में रखना, चुनाव, मीडिया और मतदाता है, जब मतदाता जागरूकता है, ये प्रस्तुत किए गए थे। थीम ये थी भी, क्या है ये? आयोग द्वारा आयोजित लोकतंत्र प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय में राजस्थान, हाँ, किस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए, तो ये विषय ये है, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को उचित मूल्य दुकानों पर जाए बिना स्वतः ही राशन प्राप्त करने हेतु अनाज एटीएम राजस्थान के किन जिलों में खोले जाएंगे? ये बढ़िया प्रश्न है भाई। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर तीनों में खोले जाएंगे, याद रख लेना भाई। तो देखो, राज्य का पहला आपूर्ति एटीएम, अनाज एटीएम जिसको कहते हैं, जयपुर के एक केंद्र पर टेस्ट किया गया था। भरतपुर पूर्वी राजस्थान के खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों के लिए भरतपुर संभाग में भी इसे मंजूरी दी गई है। अच्छा, बीकानेर की बात करें तो क्या बीकानेर संभाग के शहरी इलाकों में राशन डीलर के बिना सीधे उंगली का थंब यानी बायोमेट्रिक लगाकर अनाज निकालने की मशीन लगाई जा रही है। तो तीनों जिले हैं, इनको याद रखना है भाई आप लोगों को। अच्छा, बात करें जनजातीय कला संरक्षण एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए बनफूल डिजाइन स्टूडियो की स्थापना किस संस्थान में की गई है? तो यह आपके पास की गई है, यह की गई है आपके पास माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान में, याद रख लेना। मैं सारे बता देता हूं क्या क्या है। जवाहर कला केंद्र क्या है? JKK जयपुर, यह जयपुर में है, स्थापना 1993 में हुई है इसकी। यह राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और नाटक प्रदर्शनी केंद्र है। अब अपने पास ऑप्शन तो यही है, तो मैं सारे ऑप्शन की व्याख्या करने का मतलब क्या है कि आपको ऑप्शंस पता होना जरूरी है कि ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है। जब आपको 3 ऑप्शंस का पता होता है कि ये गलत है, तब जाके आपका एक आंसर सही होता है, ये तब जाके आपका चयन होता है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो उदयपुर में है। ये शिल्पग्राम उदयपुर का संचालन करता है, जो पूरे भारत में पश्चिमी राज्यों की लोक कला का केंद्र है। कहाँ पे है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र? उदयपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी की बात करें तो ये जयपुर में है, जो मुख्यतः समकालीन चित्रकारों और मूर्तिकारों को बढ़ावा देती है, तो याद रख लेना भाई। माणिक्य लाल वर्मा की बात करें तो आदिम जाति शोध संस्थान ये उदयपुर में स्थित है। और इसके बाद आदिवासियों की पारंपरिक कला और उनके बनाए सामानों के नए आधुनिक डिजाइन तैयार करने के लिए यहाँ बनफूल डिजाइन स्टूडियो बना है, तो याद रख लेना भैया। अब याद रखोगे तो ही आपका बाद कहोगे सर आपने पढ़ा दिया, हमने याद नहीं किया। आपके कमेंट आते हैं ना, सर मैं पढ़ाई नहीं शुरू कर रखी है, मेरा हो जाएगा क्या? पढ़ाई बहुत है आप लोगों के पास, टाइम पड़ा है, इतना टाइम काफ़ी होता है चयन के लिए। हाँ, राज्य सरकार द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना के तहत श्रमिकों एवं उनके बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? बढ़िया प्रश्न है, पक्का आ सकता है, देख लो। इसमें मैं बताऊं तो देखो, इसमें आपके पास ऑप्शन में 2 लाख है, लेकिन अधिकतम की कोई बात कर ले है ना, अधिकतम की बात करें तो आपके पास 5 लाख तक है, वो अधिकतम प्रोत्साहन राशि दे सकता है। तो ये याद रखना भाई, अगर अधिकतम पूछे तो 5 लाख है, नहीं तो 2 लाख तो आपके पास है ही। तो ये आपके पास ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें तो है एडिनबर्ग में आयोजित स्कॉटिश ओपन स्क्वैश में अंडर-13 गर्ल्स कैटेगरी का खिताब जीतने वाली दिव्यांशी जैन का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका संबंध आपके पास किस जिले से है भाई? इसका संबंध आपके पास जयपुर जिले से। किससे है? जयपुर जिले से है। चलिए थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं अपने पास। अजमेर में है, अजमेर से विख्यात तैराक और खेल हस्तियां निकलती रही है, लेकिन अन्ना सागर के पास नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, तो याद रखना अन्ना सागर झील के किनारे। उदयपुर में राजस्थान की मिरर टेबल टेनिस, ये याद रखना, और तैराकी की नर्सरी कहा जाता है उदयपुर को, याद रखेंगे। राजसमंद का बात करें तो राजसमंद का कुंवरिया और कांकरोली क्षेत्र कुश्ती और स्थानीय एथलेटिक्स के लिए माना जाता है। बढ़िया प्रश्न है।
और जयपुर के बारे में हमने बात कर लिया, दिवांशी जैन है वो जयपुर की रहने वाली है और वे सवाई मानसिंह स्टेडियम में अभ्यास करती हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सा अभियान 6 से 30 अप्रैल 2026 की अवधि में संचालित किया गया था? ये अवधि ध्यान में रखना है भाई, ये अवधि ध्यान में रखना है। इसमें आएगा अपनी खेती आपने, कहाँ पे गया भाई, आपनो खेत अपनी खाद, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? आपनो खेत अपनी खाद। ये अपने पास इसके क्या रखा गया था भाई, हाँ, जो अवधि संचालित की उद्देश्य में कौन सा अभियान, तो ये अभियान था आपनो खेत अपनी खाद। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितनी राशि से निर्मित कोटा विमानपत्तन, ये 1500 करोड़ की राशि वाला है भाई, ध्यान में रखना। ये 1500 करोड़ के बजट में क्या स्वीकृति थी इस बजट को, इस पतन के लिए? पतन मतलब ये जो हवाई पतन है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद में बात करें तो 17 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से अलंकृत किया गया था? बढ़िया प्रश्न है, याद रख लेना। और इसके पास आंसर तो मैं बता देता हूँ, स्वीडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। लेकिन बाकी देशों की भी बात करेंगे भाई। नॉर्वे की बात करें तो क्या है, नॉर्वे द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा इनका कोई पोलर स्टार नाम का अवार्ड भारत को हाल ही में नहीं मिला, तो नॉर्वे को तो अपन छोड़ देते हैं। फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड ने 2019 में प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित किया था। पक्का पूछ सकते हैं कि सर करंट का तो नहीं है ये, क्या पूछे? बिल्कुल पूछ सकते हैं, अपने प्रधानमंत्री वर्तमान में है और जाके आए हैं। तो कौन से देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित किया गया था? तो आपके पास हो जाएगा फिनलैंड। तो अब सन तो पूछेगा नहीं, ये पूछेगा तो पक्का आ सकता है। डेनमार्क के साथ भारत की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पोर्ट पार्टनरशिप समझौता हुआ है। तो चलिए स्वीडन की बात करते हैं। तो स्वीडन का यह सर्वोच्च राजकीय नागरिक पुरस्कार पीएम मोदी को दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिया गया है। ये हो जाता है नेक्स्ट। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। भारत ने 6 फरवरी 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में मध्यम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा अग्नि 3। किसका भाई? अग्नि 3 का प्रयोग किया है, परीक्षण किया है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी। अग्निफर्स्ट क्या है? ये भारत की पहली कम दूरी की 700 से 900 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका परीक्षण बहुत पहले पूरा हो चुका है। ये बात सही है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक है, यह भी सेना में शामिल है। जो अग्नि 4 है, इसकी 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है, जो अग्नि 3 के बाद विकसित की गई थी। अब एक परीक्षण आप कहोगे सर पहले तो इसके बारे में कैसे? तो ये अपने पास दोबारा भी तो नई बनती रहती है ना, इसलिए अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता 3 से 3.5 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर है। इसका सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में ने रूटीन यूजर ट्रायल किया था। तो ये ध्यान में रख लेना भाई अब अग्नि 3 के बारे में। अब किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अक्टूबर 2025 में आयोजित भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2025, ये ध्यान में रखना, जिमेक्स 25 किस किस के बीच में है? भारत जापान के बीच में है, जिमेक्स ने भाग लिया भाई। तो इसमें अगर अपन बात करें तो अपने इसका आंसर हो जाएगा INS सह्याद्री। क्या हो जाएगा भाई? INS सह्याद्री। बात करेंगे सभी के बारे में। तो INS विक्रांत की बात करें तो क्या है? यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोतक है जो कोचीन में बना है भाई, तो याद रख लेना। अच्छा, INS विक्रमादित्य ये भारत का रूस से खरीदा गया बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। पूछेंगे भाई, पूछ सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। रूस से खरीदा गया एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो वो INS विक्रमादित्य है। अच्छा, INS सतलज की बात करें तो यह नौसेना का एक सहायक व सर्वेक्षण पोत है, याद रखेंगे बिल्कुल। INS सह्याद्री के बारे में, यह भारत का एक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट यानी युद्ध पोत है, जिसे प्रशांत महासागर और भारत जापान द्विपक्षीय सीरीज में हिस्सा लिया था। इतना याद रख लोगे तो मान के चलो आपका प्रश्न सही होना है। अच्छा, ये अपने 15 प्रश्न हो जाते हैं। अब बात करेंगे अपने इतिहास के, बाकी जीके वगैरह की। राजस्थान की किस प्राचीन सभ्यता में कर्पिस्वर्णी मर्द पात्र प्राप्त हुए हैं? तो इसमें बात करें तो आपके पास कौन से में मिले भाई? ये आपके पास मिले हैं गणेश्वर में, गणेश्वर। इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, चिंता मत करो सभी के बारे में। सभी की आपको क्या है कि आपका पढ़ा हुआ तो है, जैसे मैं थोड़ी सी व्याख्या बताऊंगा आपको इससे संबंधित सारी बातें याद आ जाएगी फिर। हाँ, इसलिए मैं कहूँ कि मेरी बातें थोड़ा सा ध्यान से सुना करो।
क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी खराब चीज़ होती है भाई, क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ जिस दिन आप पे आ जाएगा ना, उस दिन आपका सुख, चैन और नींद सब कुछ खो जाएगा। तो याद रखना, इसलिए जिम्मेदारी आने से पहले आपको क्या है, अपना चयन कर लेना है, आपको अपनी सफलता हासिल कर लेनी है। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं भाई। चलिए बात करते हैं देखो आहड़ के बारे में। उदयपुर की आयर नदी के पास स्थित है और इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। यहाँ से उल्टे बनाई वाले काले व लाल मर्दभान मिल बने हैं भाई। उल्टे बनाए वाले मतलब उल्टे मर्दभान बनाए गए हैं, काले व लाल मर्दभान मिले हैं। मर्दभान का मतलब बर्तन जिसको अपन कहते हैं। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये ध्यान में रखना, जुते हुए खेत के साक्ष्य और भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। प्रश्न वो तो जानते हो आप लोग, लेकिन भूकंप के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। इसके बाद गिलुंड की बात करें तो राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे स्थित है। ये आहड़ है भैया, है ना, आहड़ नहीं है, ये आहड़ सभ्यता, आहड़ संस्कृति की एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ जहाँ पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं भाई, पक्की ईंटों के साक्ष्य गिलुंड राजसमंद से मिले हैं। गणेश्वर की सही उत्तर, हाँ, नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है। इस ताम्रयुगीन सभ्यता से काले और नीले रंग के सजे मिट्टी के बर्तन मिले, जिन्हें पुरातत्व की भाषा में कृपिस वर्णी मर्द पात्र कहते हैं। तो याद रह जाएगी अब सारी बातें, क्योंकि आपने पढ़ रखा है और पढ़ेंगे तो साथ साथ याद भी आता चलेगा। अच्छा, प्राचीनतम स्थल बैराठ से निम्नलिखित में से किस स्थान के मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो ये तो आप जानते हो भाई। यहाँ पे आपके पास क्या है, स्वास्तिक व त्रिरत्न के चिन्ह बने हुए मर्दभांड यानी बर्तन मिले हैं। जो बर्तन मिले ना अपने पास बैराठ में, उसपे स्वास्तिक और त्रिरत्न मौर्यकालीन थे भाई, है ना, मौर्यकालीन सभ्यता थी ये, मौर्यकालीन अवशेष मिले यहाँ पे। तो इसमें थोड़ी सी बात करते हैं। देखो क्या है, लाल व काली मिट्टी के मर्दभांड कहाँ से मिले होंगे भाई? तो ये मुख्य रूप से आहड़ व गिलुंड सभ्यता की विशेषता है, यानी आहड़ और गिलुंड से आपके पास लाल व काली मिट्टी के मर्दभांड मिले हैं। अच्छा, काले रंग की ज्यामिति वाले मर्दभांड कहाँ मिले हैं? याद रखने वाला प्रश्न है कि नहीं है? हाँ, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता और कालीबंगा के बर्तनों की बनावट से ली है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। अच्छा, कृपिस वर्णिम, यह गणेश्वर सभ्यता की खास पहचान है जो अभी पढ़ के आए हैं। अच्छा, इसके बाद बैराठ में क्या है, मौर्यकालीन और बौद्ध संस्कृति का बड़ा केंद्र था। यहाँ के बर्तनों पर बौद्ध धर्म के प्रतीक स्वास्तिक और त्रिरत्न के निशान छपे मिले हैं, तो याद रख लेना भाई। इसके बाद में बात करते हैं, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह पर के समय देना अपेक्षित था? तो अपने पास ये लगाया था कृष्ण सिंह ने। किसने लगाया भाई? ये राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। अब थोड़ा सा देखो, इतिहास पढ़ते हैं इनके बारे में, इतिहास पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा। तो राव पृथ्वी सिंह कौन थे? तो कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद 1906 में पृथ्वी सिंह बिजोलिया का शासक बना भाई, ये इसका बेटा था। उसने जनता पर तलवार बंधाई कर उत्तराधिकार शुल्क लगा दिया था। याद आ रहा होगा अब धीरे धीरे। हाँ, अच्छा, केसरी सिंह की बात करें तो ये अपने पास ये भारत परिवार के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, केसरी सिंह भारत, जिन्होंने चेतावनी रा चुंगटिया लिखा था। इनका बिजोलिया जागीरदारों से कोई खास संबंध नहीं था भाई। मैं बता देता हूँ चेतावनी रा चुंगटिया कब लिखा, जब 1903 में, कब भाई? जब 1903 में फतेह सिंह, है ना, फतेह सिंह दिल्ली दरबार में हाजिरी देने जा रहे थे, शामिल होने जा रहे थे, तब इन्होंने अपने पास ये अपनी चेतावनी रा चुंगटिया है, ये दोहे सोठे बोलते हैं इनको, सोठे लिखकर उस फतेह सिंह को दिए थे। उसको पढ़ने के बाद में फतेह सिंह है वो अपने पास बीच से ही वापस आ जाते हैं, दिल्ली स्टेशन से ही वापस लौट के आ जाते हैं। भूप सिंह की बात करें तो क्या है, यह विजय सिंह पथिक का असली नाम था, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। राव कृष्ण सिंह बिजोलिया के जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने 1903 में किसानों पर 5 रुपए का क्या है टैक्स, चौरी का टैक्स लगाया था, जिसके कारण बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण उग्र हुआ भाई। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। तो ये छोटी छोटी बातें तो देखो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, याद भी होगी। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह हैं। अभी सीमा चिन्ह का मतलब ये जो राजस्थान में युद्ध हुए हैं इनकी बात करें तो जैसे खानवा का युद्ध है, बटनेर का युद्ध है, सुमेलगिरी का युद्ध है और हल्दी घाटी का युद्ध है। तो बात क्या करना है, इन युद्धों को सही तिथि क्रम रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बढ़ते क्रम में लिखेंगे भाई, यानी सबसे बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे पहले कौन सा, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा। तो सबसे पहले बात करें तो आपके पास होता है बटनेर का युद्ध। ये बटनेर का जो युद्ध है ना 1398 ईस्वी में हुआ भाई,
कब हुआ भाई? 1398 ईस्वी में। अब ये वो युद्ध है जिसमें तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भारत पे, और ये साक्ष्य मिलते हैं कि उसके आक्रमण से यहाँ की महिलाओं में इतना आतंक फैल गया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं के जोहर करने के प्रमाण मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करें खानवा का युद्ध, तो ये तो आपको पता है भाई, ये 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ भाई? ये 1527 में। किसके बीच में हुआ है? तो खानवा के युद्ध को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने पास राणा सांगा और आपके पास किसके बीच में भाई? प्लस बाबर के बीच में हुआ था। एक निर्णायक, जहाँ से अपने मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी गई थी, तो वो युद्ध है। मैं मुगल साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रख लेना भाई। इसके बाद में बात करें अपने पास गिरि सुमेल का युद्ध, तो जो सुमेलगिरी का युद्ध है वो अपने पास 1544 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो गिरि सुमेल का जो युद्ध है, मालदेव के सेनापति है ना, के सेनापति, ये ध्यान में रखना भाई, सेनापति, ये कहानी बता देता हूँ मैं, प्लस आपके पास शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था भाई, ये ध्यान में रख लेना, शेर शाह सूरी के बीच में। अभी मैं बता देता हूँ मालदेव के सेनापति कौन से, जेता और कुंपा, इनके बीच में हुआ था भाई। अब मैं बात बता देता हूँ, मालदेव ने नहीं लड़ा था ये युद्ध। क्यों नहीं लड़ा था? मालदेव को ऐसा लगा कि उसके सेनापतियों ने क्या है, विश्वासघात कर लिया है, और वो अपना किला छोड़ के वहाँ से लौट जाता है, वहाँ से चला जाता है, और पीछे जो है ना अपने पास जेता और कुंपा, ये डटकर मुकाबला करते हैं शेर शाह सूरी का। और इस युद्ध को जीतने के बाद में शेर शाह सूरी ने एक अपने पास ऐतिहासिक लाइन कही थी भाई। क्या कहा था? मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। क्यों कहा? क्योंकि अपने पास अपने जो मारवाड़ है वहाँ पे बाजरा ज़्यादा उगता है, तो इसीलिए उसने कहा था कि ये बाजरे के चक्कर में है ना, मैं अपने पास दिल्ली की बादशाहत खो देता। तो ये बात उसने कही थी, और जेता और जो कुंपा है वो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में हल्दीघाटी का युद्ध आप जानते हो भाई, ये 1576 में हुआ है। तो अब छोटी सी बात कर लेते हैं। देखो, ये बाकी इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। बटनेर का युद्ध है, हनुमानगढ़ के बटनेर किले पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया। इतिहास में यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों महिलाओं के जोर करने के प्रमाण मिलते हैं। खानवा का युद्ध, मैं ये क्यों लगाता हूँ, ये ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो, बार बार क्लास देखने थोड़ी ना आओगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लगी उसका स्क्रीनशॉट रखो। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में भरतपुर की रूपावास तहसील में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच लड़ा गया ऐतिहासिक युद्ध मैंने बता दिया। गिरि सुमेल का युद्ध है या सुमेलगिरी का 1544 ईस्वी में पाली के जेतारण में मालदेव राठौड़ के सेनापति जेता और कुंपा तथा शेर शाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध के बाद सूरी ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत या दिल्ली की बादशाहत खो देता। एक ही बात है। हल्दीघाटी का युद्ध क्या 1576 में हुआ है? तो अपने पास बाकी, हाँ 1576 बता दिया भाई। राजसमंद में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना मान सिंह के बीच हुआ था। विश्व प्रसिद्ध युद्ध ये भी है भाई। ये तो अपने पास ये युद्ध है ना, इनको ध्यान में रखना भाई, डेट क्रम पूछ सकते हैं आप लोगों से। अच्छा, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों में तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म को पहचानिए। असंगत युग्म पहचानना, तो इसमें असंगत की बात करें तो आपके पास है द्वितीय चरण है वो 25 मार्च 1948 को सही है भाई। तृतीय चरण 25 मार्च 1949 को नहीं है भाई, ये आपके पास 18 अप्रैल 1948 को हुआ था इसका एकीकरण। बाकी आपके पास चतुर्थ चरण है, पंचम चरण है दिया हुआ है। तो इसके अब एकीकरण से संबंधित अपने बहुत सारे प्रश्न पहले वाले वीडियोस में हो चुके हैं। तो एक बात मैंने बता दिया आप लोगों को कि इसकी एक 10 से 15 मिनट की क्लास वो अलग से लेकर आऊँगा, जिसमें सारे तथ्य एक साथ समझ में आने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करें क्या है, चूरू की कांग्रेस नाम से प्रचलित सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो चलिए बात करते हैं। स्वामी गोपाल दास है, पंडित कन्हैयालाल है, पंडित श्री राम मास्टर है और भंवरलाल सर्राफ है। तो इसमें देखो ये नहीं है, बाकी ये तीनों आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3 कहाँ पे ये हो जाता है। देखो, स्वामी गोपाल दास, पंडित कन्हैयालाल और श्री राम मास्टर, इन तीनों महानुभावों ने मिलकर 1907 में, याद रख लेना भाई, 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा बनाई थी। इस सभा ने दलित शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला और लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला खोलकर, ये ध्यान में रखना, दलित शिक्षा पाठशाला और अपने पास क्या है कबीर पाठशाला भाई, और लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला खोलकर चूरू में क्रांति ला दी थी। भंवरलाल सराफ कौन थे फिर? तो ये आपके पास इनका चूरू से कोई संबंध नहीं था। ये मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे ना, और अध्यक्षों में से एक थे जिन्होंने जोधपुर में तिरंगा फहराया था। तो ये याद रख लेना भाई, कौन थे भंवरलाल सराफ। इसके बारे में प्रजामंडल से संबंधित भी बात करेंगे।
1857 की क्रांति के आरंभ होने के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी भैया, आप लोग सभी जानते हो। कौन कौन सी थी ये नाम याद रखना भाई। तो देखो क्रांति के समय कुल 6 छावनियां कौन कौन सी थी? नसीराबाद थी, नसीराबाद अजमेरी, जहां सबसे पहले 28 मई 1857 को क्रांति भड़की थी, हुई थी, शुरू हुई थी। नीमच की बात करें तो ग्वालियर सीमा पर जहां 3 जून को विद्रोह हुआ था, 3 जून 1857 को। एरिनपुरा पाली की बात करें तो जोधपुर लीजन के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, तो ये ध्यान में रखना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी कौन से कहाँ की क्रांति से संबंधित है? तो एरिनपुरा पाली से संबंधित है। देवली की बात करें तो क्या है? कोटा कंटिजेंट के सैनिक यहाँ तैनात थे। अब बात करते हैं इन दो के बारे में, इंपॉर्टेंट बात है। ब्यावर अजमेर बात करें तो ये मेर है भाई, मेर रेजिमेंट। कौन सी? मेर है, मेर रेजिमेंट। इसने क्रांति में भाग नहीं लिया था। 2 अपने पास स्थान ऐसे जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया, ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर ने। भील रेजिमेंट, इसने भी क्रांति में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था। सीधे तौर पे भाग लेने वाली 1 से 4 तक है, बाकी ये ध्यान में रख लेना। इसके बाद में बात करें चौरी कर क्या था? जो बिजोलिया किसान आंदोलन या बिजोलिया आंदोलन के दौरान लगाया गया था, तो ये पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर था। अब ये बाकी जो कर है ना, इनके बारे में भी जानना जरूरी है कि ये कौन से कर थे। याद रखेंगे ना, कृषि उपज पर कर, जो यानी जब किसान कृषि उगाता था, खेती करता था, तो उस पर भी कर लगता था। इसे बिजोलिया अन्य ठिकानों में लाटा व कुंता, ये ध्यान में रखना, लाटा और कुंता प्रणाली या भाग कर कहा जाता था, जिसे खड़ी फसल देकर टैक्स वसूलते थे। पशुधन पर कर, मारवाड़ और मेवाड़ में पशु चराने पर चराई कर या गांव बांध टैक्स दिया जाता था, तो ये भी सही है। व्यापारिक केंद्रों पर व्यापारिक वस्तुओं पर कर, रियासतों में इसे सायर या दाना बिस्ती, ये ध्यान में रखना, सायर या दाना बिस्ती चुंगी टैक्स जिसको कहा जाता है, जो व्यापारियों से सीमा पार करने पर वसूल किया जाता था। पुत्री के विवाह पर जागीरदार कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया कर था, कौन सा? चौरी कर। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता मेर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो देखो इसमें मैं बता देता हूँ, मेर विद्रोह क्या था? एक बहुत ही स्वतंत्र किस्म के प्रजाति थी वहाँ पे, मतलब अपने लोग। तो अंग्रेजों द्वारा मेरों के क्षेत्रों पर पूर्ण राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास जो था ना, इसके कारण वहाँ पे मुख्य कारण था विद्रोह का। तो ब्यावर और अजमेर के आसपास का पहाड़ी इलाका मेरवाड़ा कहलाता है। वहाँ के मेयर स्वतंत्र प्रवर्ती के थे। जब ब्रिटिश कर्नल वाइल्डर ने उन पर कब्जा करने और उनके क्षेत्रों में थानों का जाल बिछाने की कोशिश की, तो विद्रोह भड़क गया। ये तथ्य याद रखना जरूरी है भाई। बीकानेर प्रजामंडल 1936 की स्थापना राज्य से बाहर कहाँ की गई थी भाई? बीकानेर ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राज्य से बाहर की गई थी। तो कहाँ की गई थी? ये आपके पास कलकत्ता में की गई थी भाई। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। किसके द्वारा गई थी? तो ये किया था आपके पास मेघराम वैद्य द्वारा किया गया था। अब ये क्यों किया गया था बाहर? तो मैं इसका कारण बता देता हूँ। उस समय जो बीकानेर के शासक थे वो गंगा सिंह थे। गंगा सिंह अपने पास प्रजामंडल जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उन पे अपने पास अत्याचार कर रहे थे, उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो अपने पास मेघराम वैद्य ने अपने पास बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वो कहाँ से? कलकत्ता से की थी। कलकत्ता में उनकी स्थापना कर दी थी। अच्छा, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए और बताना उपयुक्त में से कौन सा तथ्य सही है। चलिए बात करते हैं। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। बिल्कुल बनवाया था भाई। क्यों बनवाया था? कारण बताऊंगा भाई। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो इसमें बात करें तो ये गलत है और ये सही है भाई। 1 और 3 तो सही है, तो आपका आंसर 1 और 3 हो जाता है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये 9 मंजिला ही है भाई। कितने हैं? ये 9 मंजिला है आपके पास। अब ये 9 मंजिला है, तो फिर अपने पास बात करते देखो, महाराणा कुंभा ने 1437 में सुल्तान महमूद खिलजी को हराने की याद में इसे कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था। तो ये हो जाता है। विजय स्तंभ 9 मंजिला ऊंचा है, नहीं कि 11 मंजिला, और इसकी ऊंचाई 122 फीट है। याद रख लेना भाई। कितनी? 122 फीट है, 9 मंजिला है। इसके मुख्य वास्तुकार जेता और उनके बेटे नाप्पा, पोमा और पुंजा थे। इनकी 5वीं मंजिल पर क्या है? इनका नाम और मूर्ति खुदी हुई है। किसकी? जेता की। तो ये बातें थोड़ी सी जानने वाली थी भाई आप लोगों की। नेक्स्ट है सुकनासिक चरित्र किस शैली से संबंधित है? जिसमें कुम्हार, धोबी, चिड़ीमार, भिस्ती, ग्वाला, माली आदि से संबंधित जीवन वृत्त का वर्णन मिलता है। तो ये आपके पास किससे है भाई? ये मारवाड़ शैली है भाई। ये जो है ना, ये किससे संबंधित है?
सुकनासिक चरित्र किस शैली से? मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। अब सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मेवाड़ शैली के बारे में। क्या है? यह राजस्थान की मूल एवं प्राचीनतम शैली है। सबसे पहले तो पॉइंट याद रखने वाला। इसके मुख्य चित्रकार, उसका मुख्य जो चित्र है श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी है और रागमाला है, जिनमें लाल पीले रंगों की धार और धार्मिक विषयों की प्रधानता है। अच्छा, हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो क्या हाड़ौती शैली की कोटा और बूंदी की बात कर रहा हूँ। पशु पक्षियों के चित्रण मिलते हैं दोनों में, शिकार के दृश्य और घने जंगलों के चित्रों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। और यहाँ की जो महिलाओं का चित्रण और पुरुषों का चित्रण है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। उसके लिए प्रश्न आएगा तो बात करेंगे भाई, क्योंकि क्लास ऐसे बड़ी नहीं करनी है। ढूंढाड़ शैली की बात करें, जयपुर अलवर में है। इसमें मुगलों का सबसे ज्यादा प्रभाव था। यहाँ हाथियों के चित्र मिले हैं भाई, ध्यान में रख लेना। और उद्यानों के दृश्य और भित्ति चित्र, आला गीला पद्धति के बारे में ध्यान में रखना, जिसमें अपने पास जब प्लास्टर गीला होता है तो उस पर उकेरी जाती है, ये चित्रकारी की जाती है, सूखने के बाद में नहीं, इसलिए इसका नाम आला गीला है। मारवाड़ शैली की बात करें तो क्या है? मारवाड़ जोधपुर चित्रकला शैली में राजाओं के साथ साथ आम जनता, लोक जीवन और विभिन्न पेशों जैसे धोबी, माली, कुम्हार के लोगों के यथार्थ रेखा चित्र बखूबी उकेरे गए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सुकनासिक चरित्र ग्रंथ है। तो ये बातें जो थी ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। नेक्स्ट बात करें तो क्या है? ख्याल शैली के गायक और रचनाकार मनरंग किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये आपके पास बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ये जयपुर घराने से माने जाते हैं भाई। किससे माने जाते हैं? जयपुर घराने से। चलिए बात करते हैं मेवाती घराना क्या है। इसके प्रवर्तक उस्ताद घग्गे नजीर खान है। इस घराने का वैश्विक ख्याति दिलाने का श्रेय पंडित जसराज जी को है। तो याद रखना, मेवाती घराना ख्याल शैली वाले से संबंधित है। पटियाला घराना, इसके प्रवर्तक उस्ताद अली बख्श और फतेह अली खान है। आलिया फत्तू जिसको अपन कहते हैं, आलिया फत्तू के नाम से फेमस है। पाकिस्तानी गायक गुलाम अली भी इसी घराने से जुड़े रहे हैं। ये हो जाता है। मथुरा घराना, यह मुख्य रूप से ध्रुपद गायकी और हवेली संगीत, ये थोड़ी सी बातें याद रखना, हवेली संगीत की परंपरा से प्रेरित माना जाता है। और अगर बात करें राजस्थान में हवेली संगीत कहाँ से संबंधित है, तब क्या करोगे? तो ये राजसमंद जो जिला ना, उससे संबंधित है क्या? हवेली संगीत। अच्छा, जयपुर घराने की बात करें तो क्या है? जयपुर घराने के ख्याल गायकी के प्रवर्तक भूपत खान थे, जो कि मुगल दरबार में सदारंग के पुत्र थे और संगीत जगत में मनरंग के नाम से लोकप्रिय हुए थे। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये तो अपने पास मैं बताऊंगा भाई, सभी बताऊंगा। ये शिकारी नृत्य है। क्या है भाई? ये शिकारी नृत्य किया जाता है सहरिया जनजाति द्वारा। सहरिया जनजाति 12 जिले में, जो कि अपने पास आरक्षित क्षेत्र वर्ग में आता है। लंगूरिया नृत्य की बात करें तो करौली में केला देवी के मेले में मीणा और अन्य भक्तों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध भक्ति नृत्य है। कौन सा? लांगूरिया नृत्य। अच्छा, चरवा नृत्य की बात करें तो यह मुख्य रूप से माली समाज की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर कांसे का चरवा यानी बर्तन सिर पर रखकर किया जाता है। तो चरवा नृत्य याद रखना भाई। मावलिया नृत्य बात करें तो यह कथोड़ी जनजाति का मुख्य नृत्य है, जो नवरात्रि के दिन में पुरुषों द्वारा ढोलक और बांसुरी पर किया जाता है। कौन सा? मावलिया नृत्य, कथोड़ी जनजाति, उदयपुर में। अच्छा, इसके बाद में बात करें शिकारी नृत्य 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में क्या रहने वाली सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा आदिम शैली में शिकार का स्वांग करते हुए ये नृत्य किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका भी। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से थे? तो कौन से थे भाई? संत लालदास जी थे। कौन से? संत लालदास जी थे। चलिए चारों के बारे में छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, बातें भी जरूरी है। क्या है? संत चरणदास, इन्होंने चरणदासी संप्रदाय चलाया और नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ये ध्यान में रखना, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? संत चरणदास जी ने की थी। इनका जन्म अलवर में हुआ था, पर मुख्य केंद्र दिल्ली रहा है। नेक्स्ट बात करें संत हरिराम दास जी, ये सिंथल बीकानेर के राम स्नेही संप्रदाय की शाखा के प्रवर्तक थे। अब मैं अलग अलग इतिहास पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो पेपर नहीं होगा अपना, नहीं तो मैं बता देता भाई। सिंथल शाखा बीकानेर राम स्नेही संप्रदाय शाखा के प्रवर्तक है संत हरिराम दास थे, जिन्होंने निवाणी, ये याद रखना भाई, ग्रंथ क्या है? निवाणी ग्रंथ लिखा था। अच्छा, संत सुंदरदास जी की बात करें तो ये संत दादू दयाल के मुख्य शिष्य थे। इनका जन्म दौसा में हुआ था और ये खंडेलवाल समाज से थे, जिन्होंने नागा शाखा की नींव रखी थी सुंदरदास ने।
संत लालदास जी की बात करें तो क्या है, इनका जन्म मेवात अलवर के धौलीधूप गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और लालदासी संप्रदाय चलाया था। इसके बाद में 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? कल्ला जी। कल्ला जी को आपके पास ये देवता मानते हैं, चारों हाथों वाले। क्यों मानते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले गोगा जी अपने पास ऑप्शन ए में गोगा जी है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इन्हें जहार पीर महमूद गजनवी द्वारा प्रदत्त नाम है भाई, और सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। मुख्य स्थान गोगामेड़ी है। अब बात करते हैं जहार पीर क्यों कहा, तो जब अपने भतीजों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने भाइयों के साथ महमूद गजनवी का सामना कर रहे थे, तो गोगा जी ने जो साहस पराक्रम दिखाया था, उससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने इन्हें जहार पीर कहा था। इसी कारण से अपने पास क्या है, जो मुस्लिम है वो जहार पीर के रूप में इनको पूजते हैं। अच्छा, तेजा जी, इन्हें काला और बाला के देवता तथा गोरक्षक लोक देवता माना जाता है। मुख्य केंद्र पर्वतसर नागौर है, पिछली बार बात हो चुकी है। मामादेव की बात करें तो इन्हें राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, याद रख लेना भाई मामादेव की। गांव के बाहर लकड़ी का एक विशिष्ट तोरण लगाया जाता है, ये मामादेव का होता है। वीर कल्ला जी राठौड़, अब इतिहास जानते हैं कल्ला जी का। 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के तीसरे साखे के दौरान कल्ला जी ने अपने घायल जयमल मेड़तिया, अपने चाचा है ना, ये अपने चाचा भी है यहाँ पे, अपने चाचा जो घायल जयमल मेड़तिया थे, कंधों पे बैठाकर दोनों हाथों में खुद और 2 हाथों में जयमल की तलवारें चलाई थी। इसी अद्भुत दृश्य के कारण उन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। 1567 और 68 में अकबर ने जब अपने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, तब की बात बता रहा हूँ, तो अकबर ने जब ये देखा दृश्य, तो 4 हाथों वाले देवता की उपाधि दी थी भाई। सेना है वो 4 हाथों से, ये अपने पास अपने चाचा को बिठा के चल लड़ रहा था, तो 2 हाथ 2 तलवार उनकी, 2 तलवार इनकी, तब से इनको 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। नेक्स्ट है पाटौदा का लुगड़ा तथा चौपड़ की चुनरी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है भाई? तो पाटौदा का जो लुगड़ा और चौपड़ की चुनरी है वो आपके पास शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। किससे? शेखावाटी से। बाकी बात करते हैं, देखो ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर की सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट के साथ साथ ब्लू पोट्री विश्व प्रसिद्ध है, तो ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है बिंदु। मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित क्या है भाई? यहाँ के मथानिया की मलमल और जोधपुरी साफे और बाड़ले, जो बड़ले बोलते हैं भाई, इनको क्या बोलते हैं? इनको बड़ले बोलते हैं। बड़ले जस्ते के पानी की बोतल प्रसिद्ध है। अच्छा, मेवाड़ क्षेत्र में बात करें तो चित्तौड़ के अकोला गांव की दाबू प्रिंट, मैंने पिछली बार समझा दिया भाई, और जाजम प्रिंट हस्तशिल्प की दुनिया के में विख्यात है, ये भी समझाया हुआ है। शेखावाटी शिखर झुंड में पाटौदा गांव अपनी विशेष ओढ़नी, पाटौदा का लुगड़ा, बंधेज कला के लिए पूरे राजस्थान में विख्यात है। तो प्रश्न बढ़िया है भाई, ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है भाई? तो गलत सुमेलित में बात करें तो देखो ये मेले कहाँ पे भरते हैं भाई? इसमें बात करें आपके पास तो आ जाता है क्या कि चुंगी तीर्थ मेला है वो जैसलमेर में भरता है। बिल्कुल सत्य बात है भाई, कोई गलत नहीं है इसमें। कौन थे, कहाँ थे, बात करेंगे अभी। तीर्थराज मेला, इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में बात हो चुकी है, तो इसके अंदर भी देव झूलनी मेला है वो कोटा में नहीं भरता है भाई। ये कहाँ भरता है? ये आपके पास राजसमंद में भरता है, राजसमंद है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप लोग, राजसमंद। अब बात करें डिगी कल्याण जी का मेला टोंक में भरता है, तो ये भी सत्य बात है। अब थोड़ी थोड़ी इसके अपनी ये इनके बारे में सभी में बात हो चुकी है भाई। यहाँ पे छोटी सी बात बता देता हूँ, ये मान्यता है इस मेले की, ये जो ऋषि है ना अपने पास, ऋषि चवंद जो थे वो अपने पास लगभग 500 सालों तक यहाँ पे तपस्या करते रहे थे। इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या है, चुंगी रखा गया था। अब बात करें मेला कब भरता है, तो ये गणेश चतुर्थी को भरता है भाई, ये गणेश चतुर्थी को मेला भरता है, तो ये याद रखना भाई आप लोग। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आता है विशुद्ध मारवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो विशुद्ध मारवाड़ी के मतलब इसके बारे में चक्कर में नहीं, इसके बारे में पहले बातचीत हो चुकी है। ये अपने पास जोधपुर व इसके सीमावर्ती जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे बोली जाती है विशुद्ध रूप से, यानी बिल्कुल साफ सुथरी जो भाषा है ना मारवाड़ी, वो यहीं पे बोली जाती है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। जो क्षेत्र आया है क्या है, उदयपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में बात करें तो मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, जिसको अपन भीली बोली भी कहते हैं, पिछली बार बात हो चुकी है। क्या बोली जाती है, जो कि मारवाड़ी की एक ही प्रमुख उपबोली है, ये मारवाड़ी की उपबोली है, याद रख लेना भाई, पर अपनी विशिष्ट ध्वनियाँ है भाई। और ये इसको अपन क्या कहते हैं, भीली बोली भी कहते हैं, भीली बोली भी कही जाती है। बीकानेर क्षेत्र, यहाँ मारवाड़ी का एक मिश्रित रूप थली या बीकानी
बीकानेरी आएगा भाई, ये बीकानेरी बोली है ना, बीकानेरी बोली है, वो बोली जाती है, तो ये ध्यान में रखना है इसके बारे में। बाड़मेर की बात करें तो वही अपने पास है। बाड़मेर और जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में मारवाड़ी की उपबोली ढाटी जो है ना का प्रभाव देखने को मिलता है, तो बढ़िया बढ़िया पॉइंट है ये। और जोधपुर वाली बात हो चुकी है कि जोधपुर को मारवाड़ी भाषा का मूल हब माना जाता है। जैन कवि उद्योतन सूरी ने के कुवलयमाला ग्रंथ में वर्णित मरु भाषा का शुद्धतन रूप आज भी जोधपुर के आसपास ही मिलता है, तो ये याद रख लेना भाई, पॉइंट अच्छा है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना। नेक्स्ट है रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो रामनाथ चौधरी का संबंध आपके पास किससे है भाई, अलगोजा से है। किससे, अलगोजा से है। अच्छा बात कर लेते हैं, देखो इसके बारे में जो अपने पास है ना, इनके बारे में, तो पुंगी यह भी एक सुशिर वाद्य है। क्या है ये, सुशिर वाद्य है। सुशिर का मतलब कौन सा, जो फूंक दे के बजाए जाते हैं वो सुशिर वाद्य होते हैं, जिसका इस्तेमाल मुख्यतः कालबेलिया सपेरे सांप को रिझाने के लिए करते हैं। पुंगी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। ढोलक, यह एक अवनद, अवनद कौन से होते हैं, जिसपे चमड़े की जो अपने पास खाल है वो मंडी होती है, जिसपे अपने हाथ से या अपने पास डंडे से पीटते हैं तो धम की जो आवाज आती है वो अवनद होते हैं। ताल वाद्य यंत्र है जो कि राजस्थान के लगभग हर लोक उत्सव कलाकारों द्वारा बजाया जाता है। ढोलक अपने पास सभी जानते हैं। अलगोजा की बात करें तो ये राजस्थान का एक राज्य वाद्य यंत्र है जो एक सुशिर फूंक मारकर बजने वाला, मैंने बता दिया भाई, वाद्य है, जो जयपुर के रामनाथ चौधरी इसे अपने नाक से हवा फूंक कर बजाने की अनूठी कला के लिए विख्यात है। तो बस ये थोड़ी सी बातें थी इसके बारे में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है भाई, अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, देखो चिंता मत करो। तो ये आपके पास कनाडा से लिया गया भाई, कहाँ से, ये कनाडा से है। क्या होती है पहले एक बार बात कर लेते हैं अलग अलग देशों की, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो यहाँ से हमने संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और कानून बनाने की प्रक्रिया यानी विधि का शासन है को अपनाया है। यानी संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटेन से लिए, इंग्लैंड से। एकल नागरिकता यानी अपने पूरे भारत की एक ही नागरिकता, चाहे आप किसी भी राज्य में पैदा हुए हो, आपकी नागरिकता वो भारतीय रहेगी। और कानून बनाने की प्रक्रिया यानी विधि की समानता, विधि का शासन है वो अपने ब्रिटेन से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो क्या लिया भाई, यहाँ के संविधान से हमने समवर्ती सूची जिसमें अपने पास राज्य और अपने पास क्या होते हैं जो केंद्र है वहाँ की जो सूचियाँ है, जो सूची है ना अपने पास, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें अपने पास वो जो अपने पास इसमें जो अपने टॉपिक शामिल होते हैं उन पर अपने पास क्या है, केंद्र और शासन दोनों कानून बना सकते हो, वो होती है समवर्ती सूची। आयरलैंड से आप जानते हो नीति निर्देशक तत्व अपने वहीं से लिए हैं भाई, ये रहे। और इसके बाद में कनाडा से बात करते, देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां वो विषय जो किसी भी सूची में ना हो, यानी मैंने 3 सूची बताई आप लोगों को, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब कुछ विषय ऐसे हैं जो अपने उसमें नहीं होते तीनों में, तो फिर वो उनको बोलते हैं अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट विषय। अब ये शक्तियां किसके पास रहेगी, ये केंद्र के पास रहेगी। यह विचार हमने कनाडा के संघीय ढांचे से लिया है, संविधान में लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था, चलिए अपने पास बात कर लेते हैं। क्या है ये, क्या है, केटी शाह ने कहे हैं भाई, ये शब्द किसने कहे हैं, ये केटी शाह ने कहे हैं। अब ये जो 4 नाम है ना, इनके बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बात करें, जो कि अपने संविधान के निर्माता हैं, बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अपने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित पिछले वीडियो में कंप्लीट पढ़ा था, यानी बातचीत करी थी, कि संविधान की आत्मा कहा था इसको। अच्छा, KM मुंशी की बात करें तो क्या कहा था, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा था। तो KM मुंशी का ये कथन याद रखना भाई, क्या कहा था, भारतीय संविधान की जन्म कुंडली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिन्होंने संविधान के अंतिम रूप से पारित होने पर देश के नागरिकों को बधाई दी थी। तो ये तो अपने पास अलग मैटर है, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रोफेसर केटी शाह, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के न्यायालय द्वारा लागू न हो पाने की कमजोरी पर व्यंग्य करते हुए प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था। यानी कहने का मतलब है, इन पर अपने पास जो सुप्रीम कोर्ट है ना, न्यायालय द्वारा, उस पर कोई अपने पास क्या है का अधिकार नहीं है कि उन पर कुछ वो चेंज कर सके।
इसीलिए इस व्यंग्य के कारण इस पे तंज कसते हुए उसने कहा था ये तो एक ऐसा चेक है जिसे जो बैंक है वो अपनी मर्जी से जारी कर सकता है, जब अपनी मर्जी से ही बंद कर सकता है, करे तो केस करे, नहीं करे तो नहीं करे। तो वही बात अभी। अच्छा, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरावर्ती है। 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान राज्य के गठन के समय राज प्रमुख किसे बनाया गया था, इस पे तो बहुत ही विस्तृत चर्चा हो चुकी है अपनी, है ना। जयपुर के स्वाई राजा मान सिंह को बनाया गया था, पिछले वीडियो में बातचीत हो चुकी है तो ज़्यादा नहीं बताएंगे भाई। स्वाई मान सिंह को और भूपाल सिंह के बारे में भी चर्चा हुई थी, लेकिन थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे भी बता देता हूँ। स्वाई जय सिंह क्या है, इन्होंने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की। एकीकरण के समय ये जीवित नहीं थे, चलिए ये तो बात अपनी अलग ही हो गई। भीम सिंह की बात करिए, कोटा के शासक थे जिन्होंने दूसरे चरण 25 मार्च 1948 में राजस्थान संघ का राज प्रमुख और बाद में उपराज प्रमुख बनाया गया था। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है अपनी पीछे कि भाई पहले ये उदयपुर के शासक थे। इन्हें एकीकरण के चौथे चरण में स्वाभिमान सिंह से ऊपर संतुष्ट करने के लिए महाराज प्रमुख का विशेष पद दिया गया था। ये मैंने बताया था आपको पिछली बार वीडियो में। क्या बताया था मैंने बताया था कि भूपाल सिंह जब अपने संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो चुका था पहले उदयपुर को मिलने के साथ ही, बाद में संयुक्त राजस्थान में और भी रियासतें मिलाई गई थी, 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जब इन तीनों को मिलाया गया तो जयपुर के शासक भी बड़े थे और जो अपने पास उदयपुर वाले जो शासक थे भूपाल सिंह, वो भी बड़े पद के थे। तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि मैं राज प्रमुख पद मैं लूँ। तो फिर उनको संतुष्ट करने के लिए केवल ये पद बनाया गया था, ये कोई खास पद नहीं था, ये एक ही बार पद आया था और उसके बाद में इसको समाप्त कर दिया। अंतिम समय तक यही रहे थे, बस यहाँ से शुरू हुआ और अंतिम समय तक यही चलते रहे। स्वाभिमान सिंह की बात करें तो स्वाभिमान सिंह जयपुर के अंतिम महाराज, जिन्हें 30 मार्च 1949 को राजस्थान का आजीवन राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो इनको तो नियुक्त कर लिया, लेकिन इनसे ऊपर इनको संतुष्टि देने के लिए महाराज प्रमुख का पद है वो सर्जित किया गया था। अच्छा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन, भत्तों से संबंधित है? तो इसमें अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद 164 जो है ना वो इससे संबंधित है, यानी बाकी अपने इसमें चर्चा करने वाले हैं। जो अनुच्छेद 164 है उसमें अपने पास नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन, भत्ते सारे शामिल होते हैं। तो 162 में क्या है फिर? तो अनुच्छेद 62 क्या है? ये क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है भाई। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो अनुच्छेद 162 में किया गया है। अनुच्छेद 265 क्या है? ये वित्तीय नियंत्रण से जुड़ा भाई, जो कहता है कि इस कानून के अधिकार के बिना कोई भी टैक्स कर ना तो लगाया जाएगा और नहीं वसूला जाएगा। तो याद रखना भाई 265 टैक्स से संबंधित। अनुच्छेद 207 की बात करें तो ये राज्य विधानमंडल में वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान तय करता है। तो याद रखना भाई विशेष विधेयक 207 अनुच्छेद 164 की बात करें, स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, वे सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होंगे। तो आपके पास क्या है जिसमें नियुक्ति है सारी बातें वो इसी 164 में है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करें तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को एकीकृत राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया तथा जोधपुर में उच्च न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो इसमें आपके पास मैं बता देता हूं, पंडित पी सत्यनारायण यानी पंडित सत्यनारायण राव समिति जो थी ना, इनकी समिति की सिफारिश पर ही जयपुर को तो क्या है राजस्थान की राजधानी बनाया गया और जो उच्च न्यायालय था वो जोधपुर में रखा गया। इसका कारण क्या था भाई? इसका कारण ये था कि अगर एक ही राज्य एक ही जिले में अपने पास सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी तो उस जिले का तो विकास होगा, बाकियों का होगा नहीं। तो अपने पास जो अलग अलग है ना, जैसे उच्च न्यायालय अपने जोधपुर में रखा गया है, कृषि जो अपने पास विद्यालय है अजमेर में, जो यूनिवर्सिटी वगैरह अजमेर में रखी गई है, कार्यालय जो RPC है इनको देख लो आप, और बीकानेर में अपने पास निदेशालय वगैरह रखे गए थे। क्यों रखे गए थे? इसका कारण यही था कि उनके भी विकास में अपने पास अहम भूमिका रहे। तो जोधपुर में चलिए पढ़ लेते हैं अपने पास इसके बारे में। देखो, फजल अली समिति में क्या है भाई, यह 1953 का राज्य पुनर्गठन आयोग था जिसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा, ये नाम याद रखना भाई, नाम में क्या रखा है वो बाद में बताएंगे, हाँ, अबू देलवाड़ा को अंततः राजस्थान में मिला लिया गया था। तो ये नाम याद रखना भाई, क्या? फजल अली समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के तहत, जिसमें अपने पास इनकी सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर ही क्या है अजमेर मेरवाड़ा, अबू देलवाड़ा को अंततः राजस्थान में मिला लिया गया था। तो प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, ये जो समितियां मैं बता रहा हूं ना इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, पक्का प्रश्न आएगा, अभी बता रहा हूं भाई। नेक्स्ट समिति क्या है भाई? यह है शंकर राव देव समिति। इस समिति के रिपोर्ट पर मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को उत्तर प्रदेश में मिलने से रोककर 5वें चरण में राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई मत्स्य संघ वाली।
इसके बाद में बात करें नेक्स्ट तो आता है के मुंशी समिति। इनकी ही सलाह पर एकीकरण के पहले चरण 18 मार्च 1948 का नाम महाभारत काल के आधार पर मत्स्य संघ रखा गया था। तो दो बातें आ गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई है, दोनों किसके बारे में, मत्स्य संघ के बारे में। ये देखो पी सत्यनारायण राव समिति, इस समिति के फैसले पर राजधानी जयपुर बनी, जोधपुर में हाईकोर्ट मिला, बीकानेर को शिक्षा विभाग मिला, उदयपुर को खनिज विभाग आवंटित हुआ। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये अलग अलग आवंटित क्यों किए गए थे। इसका कारण वही है कि भाई अगर एक ही जिले में सारी व्यवस्थाएं कर देंगे तो उस जिले का तो विकास हो जाएगा, बाकी जिले अपने पास पिछड़े रह जाएंगे, तो इसलिए अलग अलग रखा गया। नेक्स्ट आता है यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है भाई, ये तो बहुत सरल प्रश्न है, ये तो राज्यपाल को दे सकता है भाई। अब देखो बात कर लेते हैं, आरपीसी के सदस्यों को उनके पद से हटाने यानी डिसमिस करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राज्यपाल केवल सस्पेंड कर सकता है, हटा नहीं सकता है। तो अपने पास त्यागपत्र की बात करेंगे तो भी बता देते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनका कोई लेना देना नहीं है, इनसे संबंधित कहने का मतलब इनके खिलाफ इनका कोई लेना देना नहीं होता है। संघ सेवा समिति और अपने आरपीसी के सदस्यों के बारे में राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 316(2) के अनुसार अध्यक्ष का या सदस्य अपना लिखित इस्तीफा केवल राज्य के राज्यपाल को ही दे सकता है। ये छोटी सी बातें थी जो आपको आती है भाई। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इस गठन का इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत किया गया, सही बात है। राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पे की जाती है। ये दोनों तथ्य सही है भाई, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। तो सूचना आयोग जो राज्य सूचना आयोग का गठन है आरटीआई अधिनियम की धारा 15 के तहत होता है, कोई दो राय नहीं है भाई। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पे होती है। ये बात पॉइंट है वो याद रखने वाला है आप लोगों के लिए, जिसका मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री होता है, दो अन्य सदस्य विधानसभा के विपक्ष का नेता होता है एक, और अपने पास मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। यह समिति जब अपने पास सिफारिश करती है तब राज्यपाल अपने पास इन सदस्यों की और इनके मुख्यमंत्री जो अपने अध्यक्ष है उनकी क्या करता है, अपनी नियुक्ति करता है। इसके बाद है RSHRC यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। बढ़िया प्रश्न है। तो ये आपके पास क्या है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पे राज्यपाल द्वारा, और इस समिति के सदस्य देख लेना भाई, खुद मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्य के गृह मंत्री होते हैं और विधानसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट में से किस समिति अथवा अध्ययन दल ने ग्राम सेवक व सचिव की नियुक्ति संबंधी सिफारिश की थी। तो ये ध्यान में रखना, ये समितियां जो है ना ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है। सादिक अली अध्ययन दल, बलवंत राय मेहता समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति और अशोक मेहता समिति। तो इसमें आंसर तो आपका आ जाएगा गिरधारी लाल व्यास समिति। बाकी जब जो अपने पास समिति दल है उनके बारे में भी चर्चा जरूरी है। तो सादिक अली अध्ययन दल की बात करें तो 1964 में तो ये बनी थी। इसने प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव की, ये ध्यान में रखना, प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव की निर्वाचक मंडल प्रणाली में सुधार की बात कही थी। बढ़िया है, प्रश्न याद रख लेना। बलवंत राय मेहता ने समिति जो 1957 में थी भाई, में पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज, ये ध्यान में रखना, त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम खंड और जिला, जिसको अपन क्या कहते हैं गांव, तहसील और जिला, गांव लागू करने की मुख्य जननी यही राष्ट्रीय समिति थी। तो याद रखना भाई त्रिस्तरीय ढांचा जो है। अशोक मेहता समिति 1977 जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित, जिसने त्रिस्तरीय की जगह केवल द्विस्तरीय पंचायत राज मंडल की वकालत की थी। ये अशोक मेहता समिति को भी ध्यान में रखना। गिरधारी लाल व्यास समिति भाई 1973, इस समिति ने पुरजोर वकालत की कि हर गांव पंचायत में प्रशासनिक काम संभालने के लिए एक स्थायी ग्राम सेवक सह सचिव होना अनिवार्य है। तो ये चारों बातें मैंने बता दिया, डिटेल है भाई। नेक्स्ट है राजस्थान ने पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधानों में संशोधन किया गया था। तो ये आपके पास धारा 19 में किया गया है भाई। क्या किया गया है वो पढ़ लेते हैं। देखो ये धारा अलग अलग है ना, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह मुख्य रूप से ग्राम सभा की बैठकों और उनके गठन से संबंधित है। ये जो धारा है ना इनको ध्यान में समझ लेना भाई। धारा 9 है मुख्य रूप से ग्राम सभा की बैठक और उनसे गठन से संबंधित। धारा 12 की बात करें तो ये वार्डों के निर्धारण और प्रादेशिक क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़ी है।
धारा 33 की बात करें तो ये जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रशासनिक शक्तियों के आवंटन से संबंधित है। धारा 19 में अपने पास अपना आंसर है। इस धारा में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की योग्यता अयोग्यता जैसे संतान संख्या है, शौचालय सुविधा है, शैक्षिक योग्यता का वर्णन है। 2019 में इस धारा में बदलाव करके सरपंच के चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं व 10वीं पास की शर्त समाप्त कर दी गई थी। तो ये बात हो जाती है कंप्लीट। प्रश्न बढ़िया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में कम से ज्यादा की ओर व्यवस्थित करें तो देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को। जरगा उदयपुर आसमान 1431 मीटर सबसे नीचे, सबसे नीचे नहीं मतलब इन ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। दिलवाड़ा 1442 है, इसके बाद में शेर है 1597 और गुरु शिखर है 1722 मीटर। तो ये याद रख लेना भाई, ये ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद में है मिलान करना है, बेमेल गलत कौन सा है तो मैं बता देता हूँ। सरिस्का राष्ट्र अलवर में सुमेलित है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये करौली में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये भरतपुर में है। कहाँ पे है भाई, ये भरतपुर में है। और राष्ट्रीय उद्यान मरु उद्यान है वो जैसलमेर में है। रणथंभौर है वो अपने सवाई माधोपुर में है। एक मैं सरिस्का के बारे में आपको ये और बता देता हूँ, हरे कबूतर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से, हरे कबूतर। तो ये प्रश्न आता रहता है, तो ध्यान में रखना। हरे कबूतर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में भी पाए जाते हैं। तो ये छोटी सी बात हो जाती है। वो जो अपने पास साइबेरियन क्रेन है जहाँ पे आते हैं वो अपने पास भरतपुर में आते हैं। तो इनके ये तो बहुत सरल प्रश्न है भाई, इनको छोड़ो। अच्छा, गलत युग्म की पहचान करनी है तो क्या दिया हुआ है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला गंगानगर है, बिल्कुल है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान झालावाड़, देखते हैं अभी बात करते हैं। राज्य का बरखायांश जो है वो अपने पास क्या, माउंट आबू है। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू है। तो देखो ये जब आपसे पूछे ना ये सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, तब झालावाड़ नहीं होता है, तब झालावाड़ नहीं होगा भाई, तब आपके पास माउंट आबू होगा। स्थान पूछा है, अगर जिला पूछता तब आप ये सही करते भाई, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में औसतन 27 दिन आंधियां चलती है। राज्य का बरखायांश दुनिया के सबसे ठंडे नमी वाले स्थान की उपमा, इस राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाले स्थान माउंट आबू को दी गई है। इसके बाद सर्वाधिक तापांतर वाला जिला, गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म और सर्दियों में सबसे ज्यादा ठंडा रहने के कारण चूरू का वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा रहता है। दैनिक तापांतर की बात करें तो जैसलमेर सर्वाधिक है। ये दोनों बातें याद रखने वाली है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है, लेकिन जब प्रश्न में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछा जाए तो आपको माउंट आबू करना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा था भाई। गलत है युग्म का चयन करें। मृदा का प्रकार तो साई रोजेक्स गंगानगर में, जिप्सी फेरस बीकानेर में, केल्सी ब्राउन जैसलमेर में, जलोढ़ मृदा बांसवाड़ा में। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे ये जो नवीन जलोढ़ है ना, ये अपने पास नदियों के बहाव क्षेत्र में मिलती है भाई। कहाँ पे, नदियों के बहाव क्षेत्र में मिलती है। जो नई नदियाँ है ना अपने पास लेकर आती है, वहाँ से मिलती है। तो यहाँ पे ये जो बांसवाड़ा है इसमें क्या है, इसमें दूसरी मिट्टी मिलती है। देखो मैं बता देता हूँ, लाल लोम में मिट्टी मिलती है, लेकिन मैं सारी बता देता हूँ। अब देखो साई रोजेक्स, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार श्री गंगानगर के सिंचित क्षेत्र की मिट्टी को साई रोजेक्स कहते हैं। ये सत्य बात है भाई, सत्य वचन है ये। हाँ चलिए, जिप्सी फेरस की बात करें तो बीकानेर में जिप्सम की अधिकता वाली मिट्टी को जिप्सी फेरस कहा जाता है। तो चलिए, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे जैसलमेर बीकानेर के रेतीले कैल्शियम युक्त भाग को कैल्सी ब्राउन मृदा भी कहते हैं, याद रखना। अब देखो, नवीन जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी है, जो पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, जयपुर में मिलती है। बांसवाड़ा में मुख्य रूप से लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो याद रखना भाई इसको भी। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो क्या सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। माही नदी, अनास, काली सिंध, निवाज, पार्वती, अहेली और बेड़ गंभीरी। तो ये सारे देखो मैं बता देता हूँ सुमेलित है भाई, सारे क्या सुमेलित है। थोड़ी सी डिटेल भी बता देता हूँ। देखो माही अनास नदी, अनास माही नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश से आकर बांसवाड़ा में माही में मिलती है। तो ये याद रखना भाई। इसके बाद काली सिंध, निवाज नदी, निवाज नेवज जिसको अपन कहते हैं, मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ बारा सीमा पर काली सिंध नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। पार्वती अहेली नदी, अहेली बारा जिले में बहने वाली छोटी सी नदी है, जो पार्वती नदी की सहायक नदी है। अच्छा, बेड़च गंभीरी नदी की है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर ही चित्तौड़ का ऐतिहासिक किला मेसा का पठार पर स्थित है। तो याद रख लेना अब ये छोटी मगर मोटी बातें।
अच्छा, गलत कूट क्या है? खुशबूदार और मेथी नागौर में है, में बासमती चावल बूंदी में है, जीरा टमाटर टोंक में देखते हैं, लहसुन बारा में, जीरा टमाटर टोंक में नहीं है। चलिए बात करते हैं, अब देखो इसमें खुशबूदार मेथी नागौर का ताउसर गांव अपनी हरी खुशबूदार पान मेथी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, याद रख लेना भाई। अच्छा, बासमती चावल हाड़ौती बूंदी जिला अपने बेहतरीन बासमती चावल उत्पादन के लिए चावल का कटोरा भी कहलाता है, याद रखना। लहसुन बारा जिला छिपा बड़ौद मंडी लहसुन उत्पादन और लहसुन मंडी के लिए प्रसिद्ध है, छिपा बड़ौद, याद रखना भाई। अब इसके बाद में क्या है? जीरा और टमाटर गलत, यह गलत है भाई। राजस्थान में जीरे की विश्व प्रसिद्ध मंडी मेड़ता नागौर व जोधपुर में है और टमाटर उत्पादन के लिए जयपुर का चोमू इलाका विख्यात है। टोंक जिला मुख्य रूप से खरबूजा और ज्वार के लिए जाना जाता है। इसके बाद में बात करें गलत युग्म खनिज और पदार्थ की बात करें तो इसमें कौन सा गलत है भाई? तो इसमें बात करें तो आपके पास पन्ना काला गुमान सही है, ये बेंटोनाइट क्यूसर में नहीं है भाई, ये बात कर लेते हैं। मैग्नेसाइट सेंड्रा और चूना पत्थर कनोई। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पन्ना राजसमंद का कालागुमान क्षेत्र राजस्थान के में पन्ने की खेती खोज पहली और सबसे प्रसिद्ध खान है, ठीक है। मैग्नेसाइट की बात करें, पाली अजमेर के बॉर्डर पर सेंड्रा क्षेत्र मैग्नेसाइट खनिज के भंडारों के लिए जाना जाता है, तो ये स्थान भी नाम याद रखना भाई। चूना पत्थर जैसलमेर का कन्नौई और सानू क्षेत्र स्टील ग्रेड चूना पत्थर की बेहतरीन खदानों के लिए प्रसिद्ध है। बेंटोनाइट की बात करें तो राजस्थान में बेंटोनाइट मुल्तानी मिट्टी की सह प्रजाति मुख्य रूप से बाड़मेर जिले जैसे गिरल हाथी की ढाणी से निकलती है। नागौर खींवसर जो खींवसर है वो चूना पत्थर लाइमस्टोन के बेल्ट के लिए जाना जाता है। तो बढ़िया बातें तो यही हैं, ये थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है। कहीं मैं ये आपने सर पर्सन बता दिए, ये तो ये इनमें से आ गया, तो हाँ ये भी तो आप कह सकते हो। वैसे क्या जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति एसटी जनसंख्या है? तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास उदयपुर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? उदयपुर। जयपुर में मीणा जनजाति की बड़ी आबादी है, लेकिन कुल जनसंख्या के मामले में उदयपुर से कम है। प्रतिशत में सर्वाधिक एसटी बांसवाड़ा में है, सर्वाधिक एसटी बांसवाड़ा में है प्रतिशत के मामले में। बीकानेर की बात करें, बीकानेर और नागौर ऐसे जिले जहां पूरे राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम जनजातीय आबादी जो कि कह सकते हैं कि 0% के आसपास है भाई, यानी 1% भी जनसंख्या वहां पे कंप्लीट सी नहीं है। उदयपुर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी उन्नीद और उदयपुर संभाग में है। मुख्यतः क्या है? भील जनजाति है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बात तो अपनी पहले हो चुकी है। नहीं, राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें अपने पास क्या है? ये जो आंसर है ना इसका, ये जायका आएगा। जायका जापान की संस्था। लेकिन बात सभी के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले विश्व बैंक की बात करें तो राजस्थान में पुराने चिरंजीवी वर्तमान स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना को स्मार्ट करता है। तो विश्व बैंक है वो किसके लिए फंड देता है? स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और जल क्षेत्र पुनर्संरचना योजना के लिए। विश्व बैंक के याद करना किस लिए भाई? KfW की बात करें जर्मनी का है। यह बैंक मुख्य रूप से राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये याद रखना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए सौर और पवन ऊर्जा ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन के लिए लोन देता है, यानी वित्तीय फंड यहीं से आता है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए। ADB की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये मुख्य रूप से राजस्थान के द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कस्बों में शहरी विकास, सीवरेज लाइन और अत्याधुनिक हाई स्टेट हाईवेज के निर्माण हेतु ऋण देता है। और जायका मैंने बता दिया, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जायका का फुल फॉर्म है भाई। ये जापानी संस्था राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना और अरावलीय व मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सुधार के लिए मुख्य वित्तीय कर्ज प्रदाता है। इसके बाद में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? तो इसमें बात करें बटनेर दुर्ग अपने पास हनुमानगढ़ में है, मेनाल ओसिया जोधपुर में है, केला देवी मंदिर करौली में है। तो मेनाल जो है ना ये अजमेर में नहीं है। तो मेनाल कहाँ पे? अभी बात करते हैं, भीलवाड़ा में है। मेनाल अजमेर मेनाल का वास्तविक भूगोल जाने तो प्रसिद्ध मेनाल जलप्रपात वाटरफॉल जिसको कहते हैं महानालेश्वर शिव मंदिर अजमेर में नहीं बल्कि भीलवाड़ा जिले मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ सीमा के पास में स्थित है। तो ये याद रखना। बटनेर दुर्ग के बारे में अपनी चर्चा हो चुकी है तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से घग्गर नदी मुहाने पे, हाँ इसे राजा भूपत भाटी ने 3री शताब्दी में बनवाया था। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं और इतिहास में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी इसी किले ने झेले, तो ये याद रख लेना भाई।
ओसिया की बात करें तो जोधपुर संभाग का ओसिया क्षेत्र अपने प्राचीन जैन हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ का सच्याई माता मंदिर और सूर्य मंदिर वास्तुकला के बेजोड़ उदाहरण है। तो ये याद रख लेना, कहाँ पे सच्याई माता ओसिया में, सूर्य मंदिर वास्तुकला ये अपने ओसिया जोधपुर में। केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत की घाटी में करौली जिले में केला देवी का भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ चैत्र मास में लक्खी मेला बढ़ता है, जहाँ भक्तों द्वारा क्या है भक्तों द्वारा प्रसिद्ध लांगुरिया और घुंटकन नृत्य गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आता है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो क्या है, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया, सही है। एशिया का बियरिंग निर्माण का सबसे बड़ा कारखाना जयपुर में है और हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर में स्थित है। तीनों ही सत्य बात है भाई। तो अब बात कर लेते हैं, इनकी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 1932 में निजी क्षेत्र में द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना चित्तौड़ के भोपाल सागर में की गई थी। यह राजस्थान की पहली चीनी मिल थी। जयपुर में स्थित NBC नेशनल बियरिंग्स कंपनी एशिया में बियरिंग बनाने वाली प्रमुख बड़ी फैक्ट्रियों में से गिना जाता है। और 1967 में चेकोस्लोवाकिया देश की मदद से अजमेर में HMT घड़ी और मशीन फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। यद्यपि वर्तमान में ये बंद है भाई, HMT वाली बंद हो चुकी है काफ़ी समय पहले। नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है, राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई थी भाई? तो ये तो अपने पास जयपुर में है। तो थोड़ा सा इतिहास देख लेना आप लोग, मैं इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो ये मैं बता देता हूँ भाई, व्यक्तिगत, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं। संभावित विकसित और स्टॉक और संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष, ये आपका आंसर सही होता है भाई। अब देखो, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। समाप्यता नवीकरणीय के आधार पर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक होते हैं। आर्थिक भूगोल में जब हम तकनीक और खोज के स्तर को देखते हैं तो संसाधनों को संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष में बांट देते हैं। तो ये याद रख लेना भैया आप लोग। इसके बाद में है निष्पादक बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो निष्पादक की जो अवधारणा है वो अपने पास कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है भाई। क्या होती है अभी देख लेते हैं। यह जर्मनी से क्या, यहाँ से भारत के संविधान में आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के स्थगन का प्रावधान लिया गया है। बढ़िया पॉइंट है भाई ये, जर्मनी से। फ्रांस से हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो शब्द है ना, वो फ्रांस से लिए गए हैं। यूके की बात करें तो वित्तीय नियंत्रण की सर्वोपरि संस्था केग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का ढांचा हमने ब्रिटेन से लिया गया है। तो केग का भी याद रखना। यूएसए की बात करें तो किसी बजट में केवल पैसों का आवंटन न देखकर ये देखना कि उसमें क्या परिणाम और परफॉर्मेंस मिली है। इस परफॉर्मेंस बजटिंग, इसे क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस बजटिंग कहते हैं। ये अमेरिका के हूवर आयोग 1994 की देन है। नेक्स्ट बात करें तो क्या निम्नलिखित उद्योगों को सही स्थानों से सम्मिलित करना है भाई? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में सही है। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में सही है। मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ सही है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा सही है। तो सभी सही है और देख लेना भाई इनको। राज्य में निर्यातकों को निर्यात की आधारभूत सुविधाएं क्या है उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से किस या किन इकाइयों की स्थापना की गई है भाई? तो इसमें मैं बता देता हूँ, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है। ये क्या है तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, इनलैंड कंटेनर डिपो क्या है? राजस्थान एक भू-आबद्ध राज्य है जिसके पास कोई समुद्री तट नहीं है, इसलिए निर्यातकों को कस्टम क्लियरिंग और पोर्ट जैसी सुविधा शहरों में देने के लिए जोधपुर, जयपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो, शुष्क बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। तो बस ये छोटा सा प्रश्न याद रखना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम केंद्र सरकार के अधीन नहीं है? तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स पचपदरा, ये अपने पास क्या है? केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। बाकी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अपने केंद्र सरकार का है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जयपुर भी उसी का। सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर भी केंद्र सरकार का ही है। तो देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें, खेतड़ी वाला, तो यह पूरी तरह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। CPSE की बात है। REIL की बात करें जयपुर, तो यह केंद्र सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय और रिको का एक जॉइंट वेंचर उपक्रम है। सांबर साल्ट की बात करें तो यह हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है जिसमें 60% शेयर केंद्र सरकार के पास है भाई। और राजस्थान स्टेट केमिकल्स की बात करें तो यह पूर्ण रूप से राजस्थान राज्य सरकार का उद्योग है। केंद्र सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये याद रख लेना भाई।
इसके बाद है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू है, यही गलत है भाई, पहला ही गलत हो गया है। योजना अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा प्रति थाली 22 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत आमजन को 8 रुपये में शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, ये दोनों सत्य हैं, ये एक गलत है, 2 और 3 सही हो जाएगा इसमें। अब इसमें देखें तो योजना को चलाने के लिए सरकार रसोइयों को अपनी जेब से 22 रुपये प्रति थाली की भारी सब्सिडी अनुदान देती है और गरीब और आम नागरिकों को ये इस रसोई काउंटर पर मात्र 8 रुपये में पेट भर सम्मानजनक शुद्ध भोजन मिलता है। पहले ये योजना इंदिरा रसोई के नाम से केवल शहरों में थी, लेकिन अब इसका नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना करके ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों कस्बों के लिए अस्पताल में लागू कर दिया है। तो ये याद रखने वाली बात है भाई, तो ये पॉइंट एक गलत हो जाता है। नेक्स्ट, केंद्र परिवर्तित योजना के रूप में प्रदेश में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वित्त वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये वर्ष 2007-8 में किया गया था। ये देख लेना भाई आप लोग, क्या है ये देख लेना, इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसके बाद मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना का नया चरण 30 जनवरी 2023 को शुरू किया गया, सही बात है। योजना में कुल 1806 पैकेजेस शामिल है, ये भी सही बात है। योजना के तहत प्रति परिवार लगभग 25 लाख रुपए कैशलेस उपचार प्रदान किया गया, ये भी सही बात है। और बजट घोषणा 2024 के अनुसार कैंसर उपचार के 73rd डे कैरियर पैकेज भी इसमें शामिल हैं। तो ये चारों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन है। पिछली बार बताया था मैंने रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, सारी बातें समझाई थी आप लोगों को। इसमें भौतिक परिवर्तन देखो, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल अवस्था बदलती है। जैसे बर्फ का पानी पिघलना, मोम का पिघलना, ये मैंने पिछले वीडियो में सेम का सेम उदाहरण दिया था आप लोगों को, बस पर्सन में अलग था भाई। हाँ, जैविक परिवर्तन यह जीवों के विकास, बूढ़े होने या डीएनए स्तर पर होने वाले प्राकृतिक जैविक बदलाव को दर्शाता है। जैविक परिवर्तन जैसे पहले बच्चा होते हैं, फिर किशोर होते हैं, फिर वृद्धा हो जाते हैं, तो वो ये दिखाता है। रासायनिक परिवर्तन में आपके पास पदार्थ पूरी तरीके से बदल जाता है, उसका जो कार्बनिक जो यौगिक होता है या कार्बनिक जो गुण होते हैं वो सारे बदल जाते हैं। जैसे सेब में क्या है, पॉलीफेनोल, ऑक्सीडेज एंजाइम और आयरन होता है। हवा में काटने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके एक नया भूरे रंग का पदार्थ मेलानिन बन जाता है। चूंकि नया पदार्थ बनता है तो और इसे वापस पुराना नहीं किया जा सकता है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बस ये तो छोटी सी बात है भाई। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? देखो, स्वर्ण प्लेटिनम ही नहीं करती, आंसर आपका यही है। सोना और प्लेटिनम है ना, हवा के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, ये हवा में पड़े पड़े भी अपने पास इस पे जंग नहीं आती है सोने पे। हाँ, पोटेशियम की बात करें, अत्यधिक सक्रिय धातु है, हवा में खुला छोड़ने पर यह तुरंत भयानक आग पकड़ लेता है, तो प्रतिक्रिया हो गई हवा में। कौन सा? पोटेशियम की। रजत चांदी की बात करें तो चांदी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते, लेकिन हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से क्रिया करके धीरे धीरे काली सिल्वर सल्फाइड पड़ जाती है, और ये काला पड़ना भी रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, सोना क्या है? सोना और प्लेटिनम की बात, ये दोनों धातुएं रासायनिक रूप से सबसे कम सक्रिय अक्रिय है। सक्रिय मतलब सबसे कम सक्रिय होने का मतलब अक्रिय है, जिन्हें उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। ये हवा की ऑक्सीजन या नमी में से सालों साल कोई क्रिया नहीं करती है, इसीलिए आप देखना सोने के जो आभूषण होते हैं वो काले नहीं पड़ते हैं जल्दी से, है ना। आगे, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? आघात वर्धनीयता। क्या है भाई? ये सॉरी, तन्यता। भाई तन्यता होती है इसमें, क्या होती है? तन्यता। चालकता क्या होती है? देखो, धातुओं में से विद्युत करंट और ऊष्मा का आसानी से प्रवाहित होना ही चालकता कहलाती है। चांदी सबसे अच्छा चालक है। चांदी के बाद में अगर पूछे तो आपके पास तांबा होता है। क्या होता है भाई? तांबा। आघात वर्धनीयता क्या होती है भाई? धातुओं को हथौड़े से पीट कर बिना तोड़े पतली चादरों में शीट्स में बदलने का गुण जो होता है वो आघात वर्धनीयता होता है। सरंध्रता किसे कहते हैं? तो इसे किसी पदार्थ में छोटे छोटे छिद्र कर देना सरंध्रता होती है। और तन्यता, धातु को खींचकर बारीक तारों में बदलने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, ये भी बात हो चुकी है। नेक्स्ट बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है जब प्रकाश किरणें चलती है। एक बात ध्यान में रखना भाई, कांच से पानी, पानी से कांच, वायु से कांच और वायु से पानी, तो इसमें कांच से पानी की ओर जाएगा तो होता है। अभी मैं समझा देता हूँ क्यों होता है।
देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भौतिक नियम क्या कहता है, तो पूर्ण आंतरिक, थोड़ी सी लाइन समझ लेना, बाद में आप सारे प्रश्न कर दोगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना अनिवार्य शर्त है। यानी कहने का मतलब है प्रकाश का क्या है, ये आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जो सघन होता है उससे विरल की ओर जाता है, सघन से विरल की ओर जाता है। मैं इसमें उदाहरण समझाऊंगा भाई। जैसे कांच का अपवर्तनांक है 1.5 होता है, पानी का 1.33 होता है, से ज्यादा होता है, इसलिए कांच सघन और पानी विरल है। अतः किरण जब कांच से पानी में जाएगी तभी TIR का मतलब क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये छोटी सी बात अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गई तो यहाँ पे आ जाएगी। अन्य विकल्प में बात करें तो विरल से सघन में जा रही है, जैसे वायु से कांच है, पानी से कांच है, जहाँ केवल सामान्य अपवर्तन लागू होगा, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन लागू नहीं होगा। तो ये अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप ये कोई दूसरा प्रश्न आ जाएगा तो भी कर दोगे। नेक्स्ट बात करें, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित या मोड़ने की क्षमता को इसके क्या कहते हैं, द्रव्यमान घनत्व, प्रकाश घनत्व, पृष्ठ घनत्व और अपने पास क्षेत्र घनत्व। तो ये आपके पास प्रकाश घनत्व होता है। तो मैं बता देता हूं, देखिए द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति आयतन का द्रव्यमान जो होता है ना, वही घनत्व होता है। उदाहरण के लिए तारपीन का तेल पानी पर तैरता है, द्रव्यमान घनत्व कम है, लेकिन उसका प्रकाशिक घनत्व पानी से ज्यादा होता है। अच्छा, पृष्ठ घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल फैला आवेश या द्रव्यमान जो होता है वो आपके पास पृष्ठ घनत्व होता है। प्रकाश घनत्व क्या होता है, प्रकाशिक घनत्व यह तय करता है कि कोई माध्यम प्रकाश की किरणों को कितना धीमा करेगा या मोड़ेगा, इसका अपवर्तनांक से सीधा संबंध होता है। तो अब ध्यान में आ जाएगा भाई, आपके पास तो थोड़ी भाषा टफ हो सकती है, लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा। ये बात तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको याद करना है, आपको चयन करना है, आपको सिलेक्शन लेना, तो याद तो करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ है, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है। तो इसमें अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो आप पोटेशियम और सोडियम होती है। क्यों होती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, पोटेशियम क्या क्रियाशील ज़्यादा होती है, आग जल्दी पकड़ लेती है। चलो गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। इन्हें खुले वातावरण में सामान्य डिब्बों में या तिजोरी में रखा जाता है क्योंकि अक्रिय है। मरकरी की बात करें, एक कमरे के तापमान पर इकलौती तरल धातु है जिसे कांच की बोतलों में बंद रखा जाता है, क्योंकि ये कमरे के सामान्य तापमान पर भी पिघल जाती है। कौन सी, मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं। सोडियम व पोटेशियम की बात करें, ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं जो हवा की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही हाइड्रोक्साइड बनाती है और भयानक ऊष्मा उत्सर्जित कर आग पकड़ लेती है। इन्हें वायु से अलग रखने के लिए मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो ये ध्यान में रख लेना भाई, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित रखी जाती है, तो वो पोटेशियम और सोडियम रखी जाती है। नेक्स्ट है, दो अथवा अधिक भिन्न अनुवांशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। भाई ये क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। आप सभी जानते हो ये। तो देखो संकरोज क्या होता है, संकरण के बाद जो पहली पीढ़ी F1 हाइब्रिड पैदा होती है वह अपने माता पिता दोनों से गुणों और ताकत में श्रेष्ठ होती है। उस शारीरिक श्रेष्ठता के प्रभाव को संकरोज कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना भाई, पहली पीढ़ी। अलैंगिक जनन क्या हो, बिना युग्मक और बिना क्रॉस के एक ही पौधे की टहनी या पत्ती से नया पौधा उगाना, जैसे गुलाब की कलम लगाना होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। उत्परिवर्तन क्या होता है, किसी जीव के DNA सिंकेज में अचानक होने वाला अस्थायी बदलाव जो उत्परिवर्तन होता है। पूछ सकता है उत्परिवर्तन क्या होता है, तो किसी जीव के DNA में सिंकेज में अचानक होने वाला अस्थायी बदलाव जो होता है। संकरण, दो अलग अलग आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के बीच कृत्रिम क्रॉस कराकर उच्च पैदावार प्राप्ति वाली नई हाइब्रिड किस्म तैयार करना संकरण कहलाता है। तो ये याद रखना भाई आप लोग। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो हम आंखों में लेंस का काम क्या है भाई, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंखों की फोकल दूरी को बदलना होता है। तो ये मैं बता देता हूँ अभी क्या होता है। देखो पलके आप जानते हो आंखों को धूल से बचाने के लिए होती है। दृक् तंत्रिका, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इसके बारे में, रेटिना पर बने सिग्नलों को तरंगों के रूप में मस्तिष्क तक भेजने का काम करती है दृक् तंत्रिका, लेंस नहीं करता है। कार्निया और स्क्लेरा की बात करें तो क्या है, स्क्लेरा है भाई, आंखों को बाहरी चोटों से बचाने वाली मजबूत सुरक्षात्मक परतें हैं स्क्लेरा, कार्निया और स्क्लेरा। और आंखों का लेंस क्या है, मानव आंख में एक उत्तल प्राकृतिक लेंस होता है, नाम याद रखना भाई। सिलियरी मांसपेशियां इस लेंस को छोटा बड़ा करके इसकी फोकस दूरी बदलती है, समझन क्षमता, ताकि पास और दूर की वस्तुओं का साफ चित्र रेटिना पर फोकस हो सके। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग।
नेक्स्ट बात करें तो अंडे के अंडपित में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है, जबकि अंडे के एल्बुमिन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। भाई ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। अच्छा आगे बात करें, ट्रिपल एंटीजन डीपीटी पर एक बच्चे को दी जाती है, क्या दी जाती है? आपके पास डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए ये ट्रिपल एंटीजन इसलिए दी जाती है। अब इनके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। देखो चेचक और पोलियो, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने अलग से बनाया था और पोलियो के लिए ओरल ड्रॉप्स या आईपीवी का इंजेक्शन अलग से दिया जाता है, ये डीपीटी का हिस्सा नहीं है। डीपीटी का मतलब ही अपने पास यही है, क्या है? डिप्थीरिया हो जाएगा, गलघोंटू रोग, तो इसमें पी जो है वो क्या है? पर्ट्यूसिस है, यानी कुकर खांसी या काली खांसी जिसको कहते हैं, और टी टिटनेस है या धनुष्टंकार रोग है। इन तीनों बैक्टीरिया जनित बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन का टीका लगाया जाता है। तो ये याद रखना भाई, ट्रिपल एंटीजन किसके लिए? डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए, डीपीटी जिसको अपन बोलते हैं। अच्छा क्या भाई, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस रोग होता है, क्या होता है भाई ये रोग? इसके बारे में छोटी सी बात बताऊं तो पिता में जब RH पॉजिटिव होता है और माता में RH नेगेटिव होता है तो तब ये बीमारी होती है। तो क्या है, पति के साथ RH और पति के साथ RH नेगेटिव होने पर ये होता है भाई, यानी पति जो होता है उसमें RH फैक्टर होता है पॉजिटिव और पत्नी में RH नेगेटिव। अब ये थोड़ी सी ध्यान में रख लेना भाई, यदि पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो पहली संतान तो सामान्य पैदा होती है, लेकिन डिलीवरी के समय माता के शरीर में RH एंटीबॉडी बन जाती है। इसके बाद जब दूसरी गर्भ में RH बच्चा आता है तो माता की एंटीबॉडीज बच्चे के खून की लाल रक्त कोशिकाओं में RBC को गर्भ में ही मार देती है और इसी जानलेवा बीमारी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस कहते हैं। बस तो अभी ये ध्यान में रह जाएगा आप लोगों के। नेक्स्ट है, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण आकलन के आधार पर हर श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। किस प्रकार से बढ़ता है भाई? तो ये मैं बता देता हूँ। पहले जलपात तो है, जलपादप होता है, फिर मछली और फिर पक्षी, ये होता है, ये क्रम सही है, याद रख लेना भाई। डीडीटी मतलब एक ऐसा खतरनाक कीटनाशक है जो जीवों के शरीर में जाने के बाद कभी नष्ट या उत्सर्जित नहीं होता है, अजैव निम्नीकरणीय रसायन होता है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर जो तो ऊपर जाने पर घटता है, लेकिन प्रदूषकों की सांद्रता निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर लगातार बढ़ती जाती है। पानी में सबसे पहले ये जल पादपों में जाएगा, पादपों को छोटी बड़ी मछलियां खाएंगी और उनमें सांद्रता बढ़ेगी और अंत में उन मछलियों को खाने के वाले सर्वोच्च शिकारी पक्षी जैसे बाज या बगुला के शरीर में डीडीटी की मात्रा सबसे घातक और सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। तो बस ये ध्यान में रख लेना भाई। नेक्स्ट बात करें तो एक अमेरिकी पादप जो भारत में दुष्टतापूर्ण जलीय अवतरण हानिकारक खरपतवार है, तो इसमें अगर अपन बात करें तो क्या है, इसमें आएगा आइकोर्निया प्रेसिप्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो टापा बिस्पिनोसा क्या होता है, ये अलग अलग बता देता हूँ। ट्रापा बिस्पिनोसा होता है, ये हमारे देसी सिंघाड़े का वैज्ञानिक नाम है। ट्रापा बिस्पिनोसा याद रखना भी, पूछ सकते हैं वैज्ञानिक। जो मीठे पानी के तालाबों में उगाया जाने वाला एक उपयोगी खाद्य फल है। अच्छा साइप्रस रोटेंडस की बात करें तो इसे ग्रामीण भाषा में मोथा घास कहते हैं, जो खेतों में उगने वाली एक आम खरपतवार है। अच्छा आइकोर्निया क्रेप्सिस की बात करें तो इसे हम सब आम भाषा में जलकुंभी कहते हैं, जो मूल रूप से अमेजन यानी दक्षिणी अमेरिका का पौधा है। इसके खूबसूरत और बैंगनी फूलों के कारण इसे भारत लाया गया था, लेकिन अब ये तालाबों की पूरी ऑक्सीजन खसोकर जलीय जीवों को मार डालती है। इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन कृमिजन्य रोग नहीं है? तो क्या है, फाइलेरियसिस, टीनियसिस और अमीबियसिस और ट्राइकोनेलियासिस की बात करें तो इसमें आपके पास केवल 3 जो अपने पास क्या है, अमीबियसिस है, वो कृमिजन्य रोग नहीं है, बाकी सारे कृमिजन्य रोग है। फाइलेरियसिस की बात करें तो हाथी पांव जिसको अपन कहते हैं, ये एक वाउचेरिया बेनक्राफ्टाई नामक गोल कृमि के कारण होता है, याद रखना हाथी पांव। अच्छा टीनिसियसिस ये और ट्राइकोनेलियासिस की बात करें तो ये अधपके सुअर का मांस खाने से पेट में फिताकृमि टीनिया सोलियम के संक्रमण से होता है। और अमीबियासिस की बात करें तो पेचिस और खूनी दस्त एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव के कारण होता है, किसी पेट के कीड़े कृमि से नहीं होता है। तो याद रखना भाई, इनमें से कृमिजन्य रोग कौन से हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा कानून सम्मत उपबंधों में निम्नलिखित में से किस प्राणी का शिकार पूर्णतः वर्जित है भाई? तो घड़ियाल भी है, भारतीय जंगली गधा भी और जंगली भैंस भी है, ये तीनों ही अपने पास पूर्णतः वर्जित है शिकार के रूप में।
नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित, हाँ इसकी ये व्याख्या देख लेना भाई आप लोग, ये भाषा पढ़ लेना। हाँ, निम्नलिखित में से तथ्य कथन है सही कथन। तो राजमेल नागरिकों के निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करने वाली सुविधा है, बिल्कुल सही बात है। राजमेल में उपयोगकर्ता अपना ईमेल एड्रेस हिंदी सहित अन्य अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिख सकता है, बिल्कुल है भाई। इस प्रकार की भाषाई सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है, तो सभी कथन सत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जैव उपचारण से तात्पर्य है भाई, तो इसमें बात करें जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, रोगाणुओं क्या है पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण और सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो इसमें आपके पास क्या आएगा, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन है, वो आपके पास जैव उपचारण कहलाता है। तो जैविक नियंत्रण यानी फसलों के कीड़ों को मारने के लिए रसायनों की जगह दूसरे मित्र कीड़ों जैसे ट्राइकोकार्ड का उपयोग करना है, वो जैविक नियंत्रण कहलाता है। अंग प्रत्यारोपण क्या होता है, खराब किडनी या लीवर की जगह दूसरे स्वस्थ व्यक्ति का अंग सर्जरी से लगाना होता है अंग प्रत्यारोपण। और जैव उपचारण क्या होता है, जब बैक्टीरिया, कवक या पौधों की मदद से किसी प्रदूषित जगह जैसे समुद्र में फैले तेल, रिसाव या भारी धातु प्रदूषित मिट्टी को प्राकृतिक रूप से साफ और शुद्ध किया जाता है, तो उसे पर्यावरण विज्ञान में बायोरेमेडिएशन कहते हैं। तो ये जैव उपचारण वही होता है भाई, तो जीवों द्वारा पर्यावरण में विषैले पदार्थों का निष्कासन होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या होता है, अपशिष्ट प्रबंधन में SWM है भाई, तो इसका मतलब होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है भाई। नेक्स्ट क्या है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो ये आप बता दोगे भाई, पिछले वीडियो में बात हो चुकी है, RNA के द्वारा होता है। अब DNA या आनुवंशिक सूचनाओं का मुख्य मास्टर बैंक या संचित भंडार होता है, याद रख लेना भाई इनको। माइटोकॉन्ड्रिया, इस पे बात हो चुकी है भाई, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। राइबोसोम, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जहां एमिनो एसिड से प्रोटीन का भौतिक निर्माण होता है, ये भी बात हो चुकी है। RNA क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सेंट्रल डोग्मा नियम के अनुसार मुख्य नक्शा DNA तो केंद्र में सुरक्षित रहता है, लेकिन वहां से आनुवंशिक संदेशों सूचनाओं को लेकर प्रोटीन बनाने की मशीन तक जाने और सूचना का वास्तविक प्रवाह चालू करने का कार्य mRNA यानी मैसेंजर RNA करता है। तो ये ध्यान में रखना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अच्छा, भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसके बारे में बात करें तो देखो, विटामिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो तो है बेरी। और ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है, ये आपके पास B1 की कमी से होता है। विटामिन जो B1 है उसकी कमी से बेरी रोग होता है। बाकी अपनी जो बीमारियां है जैसे निमोनिया है, गठिया है, लकवा, इनके बारे में बात करें तो निमोनिया यह विटामिन की कमी से नहीं बल्कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जो जीवाणु होता है उसके फेफड़े में संक्रमण से होता है। गठिया की बात करें तो जोड़ों में यूरिक एसिड, ये ध्यान में रखना भाई नाम, के क्रिस्टल जमा होने, हड्डियों के जोड़ों के कार्टिलेज घिसने के कारण होने वाली बीमारी है गठिया। इसके बाद लकवा की बात करें तो मस्तिष्क की रक्त धमनियों में ब्लॉकेज होने या नर्वस सिस्टम के किसी मुख्य हिस्से के डैमेज होने के कारण अंगों का काम बंद करना होता है। और बेरी के बारे में अपनी बात हो चुकी है कि बेरी यह रोग भोजन में विटामिन B यानी थायमिन की कमी से होता है, जिसे तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। अब बात करते देखो इसके बाद में आती है आपके पास 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि सभी संख्याओं से 2 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ से अपनी गणित वो शुरू होती है। और गणित पढ़ाने के लिए हमारे बीच आए हैं विजय सर, मैं उनको बुलाऊंगा कि वो आए और विजय सर जी से हम सारी जो अपने गणित के प्रश्न हैं उनको हल करवाएंगे। तो आइए सर, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो बाकी जो क्वेश्चन है सर सोल्व करवा देंगे, मैं मिलूंगा आपसे कक्षा के अंत में। जय हिंद दोस्तों, देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। आगे की क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 12। यदि संख्याओं में से 2 घटा दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है अपने पास में, 12, और प्रत्येक संख्या में से कितना घटा रहा है, 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए संख्याओं में से सेम संख्या घटा रहा हो तो अपन औसत में भी क्या करते थे, वो ही संख्या घटा देते हैं। औसत कितना दे रखा है अपने पास में, 12, तो 12 में से कितना घटा देंगे, 2, तो नया औसत कितना आ जाएगा अपने पास में, 10। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। जो लड़कों की औसत आयु की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आयु की। औसत आयु लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। 50 की कक्षा है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:1। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दे रखा है, 4:1। और टोटल कक्षा में बच्चे कितने हैं, 50। तो कितने हो जाएंगे ये,
5, तो ये 50 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो जाएंगे लड़के तो हो जाएंगे 40 और गर्ल्स कितनी हो जाएगी 10। ये तो एक बात हो गई। लड़कों की संख्या तो कितनी है कक्षा में 40 और लड़कियों की संख्या कितनी है 10। अब क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि कक्षा में लड़कों की कुल आयु कितनी है, लड़कों की आयु पूछी है, तो लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या से कितनी है 2 गुनी। ये जो लड़के हैं इनकी औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से कितनी गुनी है 2 गुनी। तो लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाएगी 2 गुना लड़कियों की आयु कितनी है 10, लड़कियों की संख्या कितनी है 10, तो लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाएगी 20। ये तो है लड़कों की औसत आयु। और अपने को पूछा है कुल आयु, तो कुल आयु क्या होती है, कुल संख्या बट्टे गुणा औसत आयु। कुल संख्या कितनी है 40 और औसत आयु कितनी है 20, तो 40 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 800। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपने कि एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% की वृद्धि कर दी जाती है। एक व्यक्ति है जिसका वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, लेकिन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है, तो उसे अपने वेतन का कितना प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई। वेतन के बाद में भी कितनी माना, पहले उसका वेतन कितना था 100 रुपये, पहले उसका वेतन कितना था 100 रुपये, अब उसमें कितने की वृद्धि कर दी 20 रुपये की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि कर दी, तो अब कितना हो गया उसका वेतन 120। अब ये बोल रहा है कि वृद्धि करने के बाद भी उसे उतनी ही राशि प्राप्त होती है, वृद्धि होने के बाद भी उसे उतनी ही राशि प्राप्त होती है, तो कितने प्रतिशत राशि उसे प्राप्त नहीं हुई, कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है उसको 20। और वृद्धि करने के बाद में उसे कितने रुपए मिलते हैं 120 ही, तो 120 गुणा 100, 10 से 10 2 से 12 को काटेंगे 6, तो ये क्या गया 100/6, इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे कितना आएगा 50/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50/3 राइट आंसर। 50/3 कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास है कि एक तार के 2 टुकड़ों में काटा जाता है, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। एक तार है उसको 2 भागों में काटा जाता है, एक टुकड़ा बड़ा है और एक टुकड़ा छोटा है। जो बड़ा टुकड़ा है वो कितना प्रतिशत है 60%, और जो छोटा टुकड़ा है वो कितना प्रतिशत है 40%। तो बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है, जो बड़ा टुकड़ा है वो छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है। बड़ा टुकड़ा ये रहा और छोटा टुकड़ा ये रहा, तो बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना ज़्यादा है 20, और जब प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत किससे निकाल रहे हैं, तुलना किससे करें छोटे वाले टुकड़े से, तो 20/40 गुणा 100, 20 दूनी 40, ये क्या जाएगा 50, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 50%, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितनी हो जाती है दुगुनी। ये कोई राशि है, ये 5 वर्ष में कितनी हो जाती है इसकी 2 गुनी, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 2 गुनी, तो ये 8 गुना कब होगा, तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 की घात 3, तो ये भी क्या जाएगा 1 की घात 3, मतलब 8 बनाने के लिए कितना समय लग रहा है उसको 3, तो 5 5 5 5 कितने साल एक्स्ट्रा हो जाएंगे 15 साल, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4800 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज की राशि याद करो। 4800 रुपए दे रखा है, अपने को पता है सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन कितना है अपने पास 4800 रुपये, दर कितनी है 5% और समय कितना है 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2 और बट्टे 100, ये क्या निकल के आ जाएगा अपने पास सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0, अब इसको गुणा कर देंगे, इस 2 से ये 48 कितनी बार कटेगा 24 बार, तो ऊपर से क्या बचा अपने पास 24 और इधर इस 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, तो टोटल कितने हो गए
इसको गुणा करेंगे 25 चौक 100, 25 50 और 10 60, 600 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा? 600 रुपये। 600 रुपये ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास कि ए बी और सी डी व्यास वाले एक वृत्त के दो लंबवत व्यास है जिसका केंद्र बिंदु ओ है तथा वृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज ओ ए सी के क्षेत्रफल में अनुपात है। देखो सबसे पहले ये दे रखा है, ये कोई वृत्त दे रखा है अपने पास, ये कोई वृत्त है और डी इसका क्या है? एक व्यास, ये इसका व्यास होगा। डी व्यास वाले एक वृत्त के दो लंबवत व्यास हैं, तो ये एक व्यास तो ये हो गया और एक व्यास ये हो गया। दो लंबवत व्यास है जिसका केंद्र बिंदु ओ है, तो ये इसका वृत्त का केंद्र बिंदु ओ होगा। तो क्या पूछा? वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब देखो ये पूरा व्यास क्या दे रखा है अपने पास? डी दे रखा है। जब पूरा व्यास डी दे रखा है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? डी वाई 2। और ये ए से ओ तक ये भी कितना हो जाएगा? डी वाई 2। अब अपने पूछा वृत्त का क्षेत्रफल का त्रिभुज ओ ए सी के क्षेत्रफल से अनुपात पूछा। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की जगह कितना है? त्रिज्या कितनी है वृत्त की? डी वाई 2। तो डी वाई का स्क्वायर, इसको और हल करेंगे तो पाई गुणा डी स्क्वायर बट्टे 4। दूसरा निकालेंगे त्रिभुज ए ओ ए सी का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज ओ ए और ये इस सी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? डी वाई 2। देखो ये आधार है और ये इसकी क्या है? ऊंचाई। तो आधार कितना? डी वाई 2 और ऊंचाई भी कितनी है? डी वाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर बट्टे 8। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब अपने को इनका क्या निकालना है? अनुपात। तो अनुपात निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है अपने पास? पाई गुणा डी स्क्वायर बट्टे 4 और ये कितना है? डी स्क्वायर बट्टे 8। देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, ये 8 कहाँ चला जाएगा? पाई की तरफ। तो पाई गुणा 8 और नीचे क्या बचेगा? 4। तो 4 दूनी 8 लेके आएंगे तो क्या जाएगा? पाई बट्टे 0.5। क्या जाएगा ये? 0.5। तो पाई अनुपात कितना जाएगा? 0.5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में व्यंजित 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। जो समकोण त्रिभुज दे रखा है उसकी जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं? सम संख्या में हैं। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अपने को पता है त्रिभुज के त्रिकोण क्या होते? समकोण त्रिभुज के तीन भुजाएं क्या क्या हो सकती हैं? 2, 3, 5। अब ये तो विषम संख्या में, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4, 6 और 10। ये देखो तीनों भुजाएं किस में है? समकोण में है। तो अपन क्या मान लेंगे? 3 क्रमागत सम भुजाएं 4, 6, 10 समकोण त्रिभुज की। अब उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? 4 और ऊंचाई कितनी है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना? 4 और ऊंचाई कितनी है? 6। इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या जाएगा? क्षेत्रफल। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यदि होगी, देखो पहले कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए? 20/20%। तो 20 को क्या 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100। इसको क्या लिखेंगे? 1/5। पहले किसी बेलन की त्रिज्या
ये देखो आर है, ये बेलन कितनी जब 5 थी, अब नए कितनी वृद्धि कर दी 1 की, तो 5 से कितनी हो गई 6। दूसरा ऊंचाई, पहले ऊंचाई कितनी थी 5 और नए की ऊंचाई कितनी है 6। अब देखो पुराने की और दोनों की निकालेंगे। पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और एच का मान कितना है 6। ये तो जो पहला बेलन था जो 20% की वृद्धि करने से पहले जो अपने पास मान थे उसका आयतन है। अब 20% वृद्धि करने के बाद में अपने पास कितना आ जाएगा, सॉरी ये ऊंचाई भी कितनी आएगी 5। अब वृद्धि करने के बाद में अपने पास ऊंचाई कितनी आ जाएगी, वृद्धि करने के बाद बेलन का आयतन, वृद्धि करने के बाद बेलन का आयतन, वृद्धि करने के बाद बेलन का आयतन कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, वही फॉर्मूला। तो ये पाई आर का मान 6 और एच भी कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा पाई गुणा 6 क्यूब। तो कितना हो गया इसको अपन देखेंगे, ये तो हो गया पाई, ये तो जाएगा 125 पाई पुराने वाले का, और नए वाले बेलन का आयतन कितना हो जाएगा 216 पाई। ये कितना ज़्यादा है इससे, जो नए वाले बेलन का आयतन कितना ज़्यादा है, 125 में से 216 जाएंगे तो 216 में से 125 जाएंगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 91 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, पुराने वाले बेलन का 90, पुराने वाले बेलन का कितना 125 पाई गुणा 100, पाई से पाई ये कितना हो गया 25 से काटेंगे तो 5 बार और ये 4 बार। अब इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 और 9 चौक 36 बट्टे 364 में 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 7 पंजू 35, 1 5 दूनी 10, 72.8%। तो 72.8% कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई तथा जेड एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड, एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। एक्स वाई की अपेक्षा 3 गुना निवेश करता है। ये वाई है, वाई अगर 1 निवेश करता है तो एक्स कितना निवेश करता है 3 रुपए निवेश करता था। वाई जेड का 2/3 निवेश करता है। वाई जेड का 2/3 निवेश करता है। अगर वाई 1 रुपये निवेश करता है तो ये कितना करता है, इसका 2/3 निवेश करता है। तो एक्स तथा वाई की जेड की पूंजियों का अनुपात याद करो। देखो सबसे पहले ये भिन्न है तो इसको भिन्न को हटाएंगे, तो इस पूरी को किससे गुणा कर दिया 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा अनुपात 3, ये 2 बचेगा यहाँ पे और ये कितना बचेगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1। देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 320 पेन का विक्रय मूल्य 400 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये 320 का सेलिंग प्राइस 400 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेंगे। सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे तो ये 400 तो कहाँ आ जाएगा एसपी के नीचे, और सीपी के नीचे कितना आ जाएगा 320। अब देखो 1 0 से 1 0, ये 8 चौक 32 और ये 8 में जो 40, अनुपात निकालेंगे तो लाभ कितना हो गया, 4 से कितना लाभ हो रहा है 1 रुपये का, 4 से 5 होना तो 1/4
4 गुणा 100 25, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 25% का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्या है अपने पास? 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली, अपने को ऐसी संख्या देखनी है 4 अंकों की जो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या। तो जब भी पूर्णतः विभाज्य महत्तम संख्या देखते हैं तो सभी संख्याओं का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 5, 2 का, ये 15 और ये 10, फिर 2 का, अब 5 का भाग लगेगा, अब 3 का। तो अब भाज्य गुणनखंड की आगे संख्या की 2 गुणा 2, इनको गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60। तो अपने को ऐसी 4 अंकों की ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 60 का क्या चला जाए? पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ऑप्शन से उठा के देखते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 9,990, इसमें 60 का भाग देंगे तो 10 से 10 60 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, 36, लगभग 166.6 आएगा। तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ये तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 9,960 बट्टे 60 का भाग लगेगा, 10 से 10 इसमें भाग लगाएंगे तो 6 एकम 6, 6 36, तो कितना आएगा? 166। तो इस संख्या में 4 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या रहेगी अपने पास जिसमें 60 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? तो कौन सी संख्या रहेगी? 9,960। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:5। तो उनके वर्गों का योग कितना है? 608। तो वह 3 संख्याएं होंगी, तो ये अनुपात में दे रखा, तो अपन मान लेंगे एक संख्या है 2x, दूसरी संख्या है 3x और तीसरी संख्या है 5x, और इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है अपने पास में? 608। तो इसका वर्ग करेंगे तो 2x का वर्ग, इनके वर्गों का योग, प्लस 3x का वर्ग प्लस 5x का वर्ग, और वर्गों का योग कितना दे रखा है? 608। 2x का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4x²। 3x का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9x²। और 5x का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 25x² बराबर 608। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 और 25 कितने हो गए? 38 x² बराबर 608। यहाँ से x² का मान निकालेंगे तो 608 बट्टे 38 बार गया इसमें भाग 16 बार, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो ये x² है, इस 16 इस x का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो 16 का क्या लग जाएगा? वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो x का मान कितना निकल के आ गया? 4। अब अपने को वो तीनों संख्याएं बतानी है। तीनों संख्या अपने पास में क्या क्या थी? 2x, 3x और 5x। तो ये तो हो जाएगा 2 गुणा 4, ये हो जाएगा 3 गुणा 4, और ये हो जाएगा 5 गुणा 4, ये हो जाएगा 8, ये संख्या हो जाएगी 12, और ये संख्या हो जाएगी 20। तो 8, 12, 20। तो 8, 12, 20 है इसका राइट आंसर। तो आज के अपनी पेपर पूरा सोल्व हो गया है। आप बुलाते हैं सर को, तो आइए। तो आज की ये क्लास अपने यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सर की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन सब आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। हमारा ये जो मॉडल पेपर सीरीज चलाने का मतलब है आपको वनपाल बनाने का हमारा निश्चित लक्ष्य है कि आप वनपाल बन के रहो। तो बस आज के इस क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।